अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। आवाज आ रही है मेरी सही? हेलो यस सर। जी सर, आ रही है आवाज। लास्ट क्लास में हमने एवेल्यूएशन ऑफ क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स के ऊपर बात की थी, तो कोई सवाल किसी का उस पे? कोई सवाल नहीं? सर मेरा तो क्वेश्चन आप लोग है। बताएं फिर, के फोल्ड वैलिडेशन क्या होती है? एक्सक्यूज मी सर। के फोल्ड वैलिडेशन। सर आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। सर वो कॉस्ट मैट्रिक्स हुआ वो समझना था, उसकी समझ नहीं थी। किसकी? कॉस्ट मैट्रिक्स की। कौन साहब हैं ये? दाऊद। के फोल्ड वैलिडेशन क्या आ गई थी समझ? यस सर। क्या होती है? सर उसमें आपने डेटा सेट को डिवाइड करते हैं के पार्टीशन ऊंचा में। बोले, ऊंचा, आवाज नहीं आ रही सही। हम अपने डेटा सेट को के जो पार्टीशन है ना उसमें डिवाइड करते हैं, और उसमें से एक पार्टीशन को हम टेस्ट के लिए रख लेते हैं और 9 को या फिर जितनी भी रिमेनिंग को उनको ट्रेनिंग के लिए रख लेते हैं। इसी तरह फिर रिपीट करते जाते हैं। इस तरह पूरा जो डेटा सेट है वो ट्रेन भी हो जाता है और टेस्ट भी हो जाता है। गुड। तो कॉस्ट मैट्रिक्स जो है वो बड़ा एक इंटरेस्टिंग फिनोमेना है। अमूमन ये है ना हमारा कंफ्यूजन मैट्रिक्स। स्क्रीन शेयर हो रही है ना सबको? यस सर। ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स है। कंफ्यूजन मैट्रिक्स में हम कहते हैं कि ये एक्चुअल क्लास है और ये प्रेडिक्टेड क्लास है। एक्चुअल क्लास अगर ट्रू है और प्रेडिक्टेड भी ट्रू है तो ये ट्रू पॉजिटिव कहलाती है, और इसी तरह ये एक्चुअल क्लास नो है और ये प्रेडिक्टेड क्लास नो है, तो ये भी अगर ठीक हो तो ये ट्रू नेगेटिव कहलाती है। और यहाँ पे ये जो है ये एक्चुअल क्लास क्या थी? एक्चुअल क्लास ट्रू थी, लेकिन प्रेडिक्टेड क्लास ने इसे गलत प्रेडिक्ट किया। ठीक है, इसने नो यस सर। प्रेडिक्ट किया, तो ये फॉल्स नेगेटिव हो जाएगी। यानी कि प्रेडिक्टेड क्लास ने नेगेटिव कहा लेकिन इट वाज रॉन्ग, तो फॉल्स नेगेटिव। इसी तरह इसको प्रेडिक्टेड क्लास ने पॉजिटिव कहा लेकिन अनफॉर्चुनेटली इट वाज नेगेटिव, सो इट इज अगेन अ फॉल्स पॉजिटिव। So this is how we determine true positive, false negative, false positive and true negative. ये जो चीज है, this is one part. अब हमने यही एक्चुअली देखो सिस्टम्स में जो कुछ ट्रू है ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, इस पे तो मिलनी चाहिए शाबाश। ठीक होगी बात? यस सर। कि जो करना था वो वैसे ही किया और सही किया। परेशानी किस पे होगी? फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव में। फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव। ठीक है, अब फॉल्स नेगेटिव का मतलब क्या है? अब से हम कह रहे हैं कि हम मेडिकल इमेजिंग का डाटा है और हम ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि किसी बंदे को कैंसर है या नहीं। ठीक है, तो यस उस सर। सूरत में एक बंदे को कैंसर था, ट्रू क्लास कह रही थी ये था, लेकिन सिस्टम ने कह दिया कि इसको कैंसर नहीं है, तो ये किस में चला जाएगा? फॉल्स नेगेटिव। और इसी तरह फॉल्स पॉजिटिव में कब जाएगा? कि उसको असल में कैंसर नहीं था लेकिन सिस्टम ने कह दिया कि इसको कैंसर
है, जो हमने क्लासिफायर बनाया है उसने कह दिया कि इसको कैंसर है। अच्छा, दूसरे नंबर पे क्या है कि हम बैंक की ट्रांजैक्शन देख रहे हैं। ट्रांजैक्शंस में से एक ट्रांजैक्शन जो कि फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन थी, ट्रांजैक्शन क्या थी? फ्रॉडुलेंट, लेकिन सिस्टम ने कह दिया कि वो फ्रॉडुलेंट नहीं है। और इसी तरह इधर आ जाए तो वो ट्रांजैक्शन फ्रॉडुलेंट नहीं थी, लेकिन सिस्टम ने कह दिया कि ये फ्रॉडुलेंट है। अब इन दोनों प्रॉब्लम्स के जो नेचर है इसके मुताबिक हमें फैसला करना है कि हम किस चीज को अलाउ कर सकते हैं। कौन सी चीज अगर हम अलाउ भी कर दें तो हमारे बिजनेस के ऊपर उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। जो हम इंजीनियर्स हैं हम जरा टेक्निकल साइड पे सोचते हैं, लेकिन इस सारी चीज का डोमेन के हिसाब से जो जो कुछ भी गलत हो रहा है, असल में नुकसान तो तभी है ना जो गलत हो रहा है। तो ये जो डायगोनल है फॉल्स पॉजिटिव वाला और फॉल्स नेगेटिव वाला, इसकी जो आप समझ लें कि इसके जो इंटेंसिटी है कि किस तरह से ये इफेक्ट कर सकता है हमारे ओवरऑल बिजनेस प्रोसेसेस को या बिजनेस को, या वटेवर, जिस तरह में हेल्थ सेक्टर है तो उसमें गलत डायग्नोसिस से क्या फर्क पड़ सकता है, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजों को हमने फिगर आउट जब करना है तो उसमें फिर हम क्या कहते हैं कि इनकी इंटेंसिटीज को फिगर आउट करें। इनकी इंटेंसिटीज को जब हम लिस्ट करते हैं तो उस चीज का नाम क्या है? कॉस्ट मैट्रिक्स। उससे हमें ये समटाइम्स ये होगा कि फॉल्स नेगेटिव आना कोई परेशानी की बात नहीं है, फॉल्स पॉजिटिव नहीं आना चाहिए। और समटाइम्स इससे उल्ट होगा कि फॉल्स पॉजिटिव आ जाए, कोई इतनी टेंशन नहीं है, फॉल्स नेगेटिव नहीं आना चाहिए। मिसाल के तौर पे बैंकिंग में अगर एक फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन है, ठीक है, तो फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी आ जाएं जो कि फ्रॉडुलेंट नहीं थी और हमने उनको फ्रॉडुलेंट कह दिया। उन पे क्या होगा? थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा ना। यस सर। मतलब वो मार्क हो गई, हाईलाइट हो गई कि यार ये सस्पिशियस ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो यस सर। सस्पिशियस होने के बाद उनको इन्वेस्टिगेट किया गया तो पता लगा नहीं ये ठीक है, ओवरऑल काम ठीक ही है, जाने दो। लेकिन अगर कोई निकल गई फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन तो वो फिर बड़ा ही नुकसान करेगी। बात समझ आ रही है? यस सर। तो इस सूरत में फिर क्या करना चाहिए? इस सूरत में फॉल्स नेगेटिव की जो कॉस्ट है वो हमें बहुत हाई रखनी चाहिए और फॉल्स पॉजिटिव की कॉस्ट रिलेटिवली लो रखनी चाहिए। तो इस तरह से जो कॉस्ट मैट्रिक्स जो निकलेगा, असल में वो इन्हीं कंफ्यूजन मैट्रिक्स के नंबर्स को फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं डिफरेंट चीजों से, तो हमें पता लगता है कि किस सूरत में हमारा सिस्टम ज्यादा प्रॉब्लम कर जाएगा और किस सूरत में वो कम प्रॉब्लम करेगा। तो अब आगे इसका मैं आपको कॉस्ट मैट्रिक्स की भी एक दिखा देता हूँ। तो दिस इज द कॉस्ट मैट्रिक्स, राइट? यस सर। इसको वो सी से डिनोट किया है। तो ये यहाँ पे इस एग्जांपल से आपको ये बात बड़े आराम से समझ आ जाएगी। सो इट सेज, जो भी हम एग्जांपल डिस्कस कर रहे थे कि ये क्या बना, ये पॉजिटिव था, है ना, एक्चुअल क्लास, लेकिन यस इसको सर। उसने क्या कह दिया? नेगेटिव। तो ये क्या हुआ? फॉल्स नेगेटिव। फॉल्स नेगेटिव को हम 100 पेनल्टी दे रहे हैं, और ये क्या है? फॉल्स पॉजिटिव। पॉजिटिव। फॉल्स पॉजिटिव को हम 1 की पेनल्टी दे रहे हैं। तो 1:100 रेशो आ गई। समझ आ गई? यस सर। तो अब जब हमारा क्लासिफायर ये क्लासिफायर का रिजल्ट आ रहा है, क्लासिफायर कह रहे हैं 150 ट्रू पॉजिटिव है और 250 ट्रू नेगेटिव है। ये दोनों तो चीजें ठीक हो गई। इनको भी अगर आप देखें तो इसने ट्रू पॉजिटिव पे शाबाश दी है, -1 दिया है। इसका मतलब है कि ओवरऑल माइनस में जाएगा ना। जब इन चारों को जमा करेंगे तो जो माइनस वाली चीज होगी वो उसको और कम कर देगी। तो ये कॉस्ट है, तो कॉस्ट में कमी हो रही है। माइनस में होने का मतलब है कि इतने पैसे हम बचा रहे हैं, है ना। यस सर। और ये जो चीज है, ये 4 वैल्यूज में लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, ये वैल्यूज कौन फिल करेगा? डोमेन जो होते हैं एनालिस्ट या डोमेन डोमेन एक्सपर्ट पर। करेगा। हमने इसमें, जब आप प्रोफेशनल लाइफ में भी होंगे, आपने इसमें हरगिज कदम नहीं रखना है, ठीक है। आपने कहना ओके सर। भाईजान मैं ये आपको बना के दे सकता हूँ, दिस इज माई जॉब, ये वाली।
कि मैं आपको ये बता दूंगा कि एक्यूरेसी क्या है, ट्रू पॉजिटिव्स कितने हैं, फॉल्स पॉजिटिव कितने हैं, लेकिन मैं आपको हेल्प आउट भी कर सकता हूँ ये मैट्रिक्स बनाने में, लेकिन इसका डिसीजन मैं नहीं लूंगा, इसका डिसीजन आप ही लेंगे, ठीक है? यस तो सर। टेक्निकली फिर आगे चल के जब आप स्ट्रेटेजिक लेवल पे चले जाते हैं तो वहां पे फिर आप और ज्यादा समझ बूझ रखना शुरू कर देते हैं, तो फिर आपको भी पता लगना शुरू हो जाता है कि क्या होने चाहिए वैल्यूज। बट एनीवे वी कैन come up with good suggestions though, but let's not take the decision in our hand, ताकि वो डोमेन एक्सपर्ट जो है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इसको फिल अप करे। अच्छा ये देखो 400 ठीक है और 100 खराब, इसमें 450 ठीक है और 50 खराब, ठीक हो गया? यस सर। Apparently this looks better and this looks worse, है ना? यस सर। लेकिन जब हमने ये वाली कॉस्ट इस पे अप्लाई की तो ये इसका इम्पैक्ट 100 है और इसका इम्पैक्ट 1 है, तो ये 100 का मतलब है कि ये कितना हो गया? 400। 40 100। यस सर। 100 100। तो नहीं ना हुआ बेटा, 40 लिखना। यस सर। और ये 60 है, ठीक है? और ये जो है ये 4500 हो गया और ये 5 हो गया। तो इस सारे की जब हमने ओवरऑल कॉस्ट निकाली, और ये देखो यहाँ पे ये 250 है, तो ये वाला जो 250 है ये -1 का है और ये 150 -1 का, तो ओवरऑल जब हमने इसकी कॉस्ट निकाली तो 3910 बनी और इसकी कॉस्ट निकाली तो कितनी बनी? 4255। तो 4255 की जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और 3910 की कॉस्ट कम है। एक्यूरेसी के हिसाब से देखा जाए तो ये हल्का है और ये बेहतर है, ये कमतर है और ये बेहतर है। जबकि कॉस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये वाला बेहतर है और ये वाला कमतर है। तो अब हमारी, क्योंकि हमने इस पर्टिकुलर सिनारियो में जो बिजनेस या डोमेन एक्सपर्ट है उसने जो इन्फॉर्मेशन हमें दी उसके मुताबिक हमें फॉल्स नेगेटिव्स को बचाना है। फॉल्स नेगेटिव्स जितने ज्यादा आएंगे उतना हमारा पेनल्टी बहुत ज्यादा पड़ जाएगी। तो उस सारी चीज चारों को की कुछ ना कुछ वैल्यूज रख के फिर हमने ये देखा कि ये वाली चीज जो है वो निस्बतन बेहतर हमारे लिए है। तो इस सूरत में हम करना क्या चाह रहे हैं? हम फॉल्स नेगेटिव्स को अवॉइड करना चाह रहे हैं। फॉल्स नेगेटिव्स को जब आप अवॉइड करेंगे तो वो फिर ऐसा सिनेरियो हो जाएगा कि एक्चुअली जो पॉजिटिव वाली साइड चीज है वो उसको हम और ज्यादा एक्यूरेटली उसे मेजर करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए फिर हमने ये वाली पेनल्टी रख दी। तो जो क्लासीफायर और जो जिस तरह की थ्रेशोल्ड, मसलन अगर हम देखें जो हमारा वो लॉजिस्टिक रिग्रेशन, उसमें ये लाइन हम ड्रॉ करते थे, याद है? यस सर। तो इस लाइन को फिर इस तरीके से ऊपर नीचे लेके आओ किसी जगह पे कि जहाँ पे कि ये जो ये वाला बॉक्स है इसमें कम से कम वैल्यूज है। ये बेशक थोड़ा ज्यादा हो जाए, फॉल्स नेगेटिव बेशक ज्यादा हो जाए, लेकिन फॉल्स पॉजिटिव को हम कम करना चाह रहे हैं इस सिनारियो में। और किसी सिनारियो में हम इसको कम करना चाहेंगे, अगर मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ और यहाँ पे 1 लिखता हूँ तो उसका मतलब ये है कि मैं इसको अवॉइड करना चाह रहा हूँ। ये इससे उल्ट हो गया ना। तो ये वाली चीज है, ये डोमेन एक्सपर्ट देता है, उसकी बुनियाद पे फिर हम ये नंबर्स निकालते हैं कि कॉस्ट वाइज देखें तो ये वैसे तो ओवरऑल एक्यूरेसी बेहतर दे रहा है, लेकिन कॉस्ट वाइज ये इंपॉर्टेंट। तो जनरली आप देखेंगे कि जो रिसर्च पेपर में भी और अदरवाइज भी कंपैरिजन हुए होते हैं उसमें ये कॉस्ट मैट्रिक्स नहीं होता, लेकिन जो प्रैक्टिकल यूजेज है क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम्स का उसमें कॉस्ट मैट्रिक्स होना एक बहुत यूजफुल चीज है। और असल में यही जो है ये हमें ड्राइव करता है कि फिर हम थ्रेशोल्ड्स को कैसे सेट करें या कौन सा एल्गोरिथम जो है उसको फाइनलाइज करें अपने काम के लिए। सबको समझ आ गई थी? यस सर। यस इट इज़ सर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अमूमन ये पढ़ाया भी नहीं जाता और अमूमन ये आपके रिसर्च आर्टिकल्स में भी मौजूद नहीं होता।
यस सर। और बुक्स वगैरह में भी कम ही पाया जाता है। तो ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि आपको समझ आ जाना चाहिए। तो अच्छा कि आपने ये सवाल पूछ लिया, तो इसके ऊपर हमने एक और रिफ्रेशर कर लिया आज के लेक्चर में। उम्मीद है कि सबको इन चीज़ों को रेट करना आ गया होगा। यस सर, समझ आ गई। सबको समझ आ गई है ना? यस सर। यस सर। तो सोर्स यही है। यस सर। सोर्स यही है, इसी नहीं रहना है। इस सोर्स की इंटरप्रिटेशन में एक इंटरप्रिटेशन ये एक्यूरेसी वगैरह में दे रही है, प्रिसीजन देगी, रिकॉल देगी, जो भी हमने फॉर्मूले देखे उसके मुताबिक। और एक जो है वो हमें कॉस्ट एस्टिमेशन के बाद ओवरऑल कॉस्ट दे रही है कि किसकी कॉस्ट ज्यादा और किसकी कॉस्ट कम। तो हमने सिर्फ एक्यूरेसी को नहीं देखना, कॉस्ट को भी देखना। और उसमें यह है कि हम किस चीज को अपने लिए बड़ी पेनल्टी मान रहे हैं। ऑब्वियसली जो चीजें गलत हो रही हैं उनमें से कोई चीज हमारे लिए, कभी ये हमारे लिए होगी कि ये कम होनी चाहिए, ट्रू नेगेटिव्स या फॉल्स नेगेटिव्स, और कभी ये होगा कि फॉल्स पॉजिटिव्स कम होने चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द प्रॉब्लम। So that is what we should avoid then. और कोई सवाल किसी का? नो सर। तो हमने बेसिकली ये हमारे ऑब्जेक्टिव से, हाउ टू इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल, हाउ टू ऑब्टेन रिलायबल एस्टिमेट्स। तो इवैल्यूएशन के लिए जो ट्रू पॉजिटिव फॉल्स पॉजिटिव हमने देखा, कंफ्यूजन मैट्रिक्स आ गया और साथ में कॉस्ट मैट्रिक्स आ गया, और कुछ प्रिसीजन, रिकॉल और इस तरह के दीगर मेजर्स हैं। और अभी आज आगे चल के हम मजीद कुछ मेजर्स देखेंगे जो कि इनसे रिलेटेड है। सेकंड थिंग इज हाउ टू ऑब्टेन रिलायबल एस्टिमेट्स। इसके लिए हमने क्या पढ़ा था? के क्रॉस वैलिडेशंस वगैरह, क्रॉस वैलिडेशन वगैरह वाली सारी बातें जो हमने पढ़ी, यस सर, वो सारी की सारी रिलायबल एस्टिमेट के लिए थे। कि उसमें हमने फिर एक नया लार्ज डाटा सेट्स के लिए हमने डाटा को कितने हिस्सों में तकसीम किया? 2 नहीं बल्कि 10 में सर। नहीं, 3 में। हमने कहा कि एक ट्रेनिंग सेट होगा, यस सर, वैलिडेशन, एक वैलिडेशन सेट होगा और एक और टेस्ट फिर सेट टेस्ट होगा सेट सर। आएगा। यस सर। तो जब हमारे पास बहुत लार्ज डाटा है, तो जो जिस तरह अभी मैं ये थ्रेशोल्ड की बात कर रहा था, तो थ्रेशोल्ड की एडजस्टमेंट जो है वो हम वैलिडेशन डाटा के थ्रू करेंगे। यस सर। ठीक है, वो एक इंटरमीडिएट लेवल का टेस्ट डाटा है कि हम पहले अपने मॉडल की पैरामीटर ट्यूनिंग जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोई आपसे पूछे इंटरव्यू में, यार ये वैलिडेशन डाटा किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप क्या जवाब देंगे? सर पैरा ट्यूनिंग के लिए। हाँ जी, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग के लिए। पैरामीटर ट्यूनिंग के, ठीक है। वो कहेगा अच्छा, वेरी गुड, ये पैरामीटर ट्यूनिंग क्या होती है? फिर आप क्या कहेंगे? सर इसमें वो जो मतलब लर्निंग रेट्स वगैरह इस तरह की चीज़ें जो होती हैं वो चेंज करके एक्सपेरिमेंटेशन बेसिकली। हाँ, लर्निंग रेट तो वो हो गए, वो जरा डीप लर्निंग की तरफ चली जाती है ये टर्मिनोलॉजी। तो आप ये कहेंगे कि जिस तरह के हमारे पास लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, वो एल्गोरिदम का नाम लेके आप इसको एक्सप्लेन करेंगे ना कि डिफरेंट एल्गोरिदम्स की बिहाइंड द सीन जो वर्किंग है वो डिफरेंट है, यस सर। ऑब्वियसली। तो उसमें फिर हर एक एल्गोरिदम के हिसाब से मुख्तलिफ वेरिएशंस को इनकॉर्पोरेट करने का नाम पैरामीटर ट्यूनिंग। फॉर एग्जांपल, लॉजिस्टिक रिग्रेशन के अंदर जो थ्रेशोल्ड की वैल्यू है जिसकी बुनियाद पे हमने उसको पॉजिटिव या नेगेटिव में लेके जाना है, वो पैरामीटर ट्यूनिंग में फॉल करता है। केएनएन में क्या चीज फॉल करेगी? सर के की वैल्यू, के की वैल्यू भी, और जो सिमिलैरिटी स्कोर हमने किस बुनियाद पे, जो डिस्टेंस है वो किस बुनियाद पे निकालना है, वो भी एक अच्छा यूक्लिडियन डिस्टेंस मेजर हो वगैरह सकता है। यस। ठीक है, तो ये वेरिएशंस हो सकती हैं पैरामीटर। और तो हर एल्गोरिदम जो है उसके हिसाब से आप अपनी एक वो वैल्यूज जो है वो इंटरप्रेट कर सकते हैं। प्री प्रोसेसिंग की वेरिएशंस आ जाती हैं समटाइम्स टेक्स्ट के केस में।
वो आगे चल के हम पढ़ेंगे अभी कुछ लेक्चर्स में। यूज में सर प्रोसेसिंग। जी जी। सही है। जब हम मॉडल बनाते हैं इसमें एक दो वर्ड्स मैंने सुने हुए थे, एक वेरिएशंस और एक सिनेरियोस। इसका क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल अगर आप मॉडल बना रहे हो तो आप कितनी वेरिएशंस प्रोवाइड करेंगे या कितने सिनेरियोस प्रोवाइड करेंगे, इसका क्या मतलब है? ये किस कॉन्टेक्स्ट में आपने पढ़ा? एक्चुअली फ्रीलांसिंग की कर रहा हूँ मैं, तो उसमें लिखा हुआ था कि आप कितने सिनेरियोस प्रोवाइड करेंगे और कितने आप वेरिएशन प्रोवाइड करेंगे मॉडल के जो आप बिल्ड करेंगे, तो इसकी मुझे समझ नहीं थी आई, वो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। सिनारियोस तो आई डोंट नो, वो डाटा के ऊपर डिपेंड करते हैं मेरे ख्याल से। सिनारियोस जो हैं, वेरिएशंस यही है कि आप कितने एक देखो, एक मॉडल तो नहीं हम यूज करते ना। यस सर। जिस तरह हमने ये इतने सारे मॉडल्स पढ़े हैं तो हम डिफरेंट मॉडल्स को अप्लाई करेंगे, एक मॉडल नहीं अप्लाई करते, ठीक है। और उन मॉडल्स के अंदर भी ये जो पैरामीट्रिक सेटिंग्स हैं हमारी, ये उसकी सारी वेरिएशंस हैं। वेरिएशंस प्री प्रोसेसिंग से शुरू होती हैं, ठीक। जिस तरह यस हमने सर। फॉर एग्जांपल वो हम करते हैं इसको, रेंज में लेके आते हैं वैल्यूज को, है ना, स्केलिंग करते हैं यस इसकी। सर। यस सर। स्केलिंग करने से प्री प्रोसेसिंग नंबर्स वाले केस में स्टार्ट होती है। फिर डायमेंशनल रिडक्शन एक और चीज है कि इसको रखो और इसको निकाल दो, ये एक दूसरी चीज आ गई। फिर उसके बाद जो हम जब हम उसको ऑन बोर्ड कर लेते हैं चीज़ों को, तो फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट चीज़ क्या आगे हमारी, कि हमने थ्रेशोल्ड वगैरह कैसे सेट करनी है या डिस्टेंस कैसे मेजर करने हैं। तो ये जो डिफरेंट एल्गोरिथम्स अप्लाई करना विद वैरायटी ऑफ से क्या कहते हैं से पैरामीट्रिक सेटिंग्स, ये चीज़ें आ गई। तो ये आपकी आ जाती हैं उसमें, जो सिनारी आप इसको कह लें कि क्या दो चीज़ें आपने कौन सी ली थी? सिनेरियोस और वेरिएशंस। सिनेरियोज और वेरिएशंस। तो वेरिएशंस में तो ये चीज आ जाएगी। सिनेरियोज में ये आ सकता है कि आपके आई डोंट नो डाटा सेट कितना रिच है, समझ रहे हैं? यस सर। तो डाटा सेट जब रिच होता है तो फिर उसमें आपको पता लगता रहता है कि से क्या कहना चाहिए उसे, कि कितने डिफरेंट, ऑब्वियसली उसमें फिर जो जो कंप्लीट डाटा सेट होता है वो हर तरह के सिनेरियो को ऑलरेडी कवर कर रहा होता है। तो उस कंप्लीट, जिस तरह हम आउटलायर्स की बात करते हैं कि आउटलायर्स हैं या एक्सट्रीम वैल्यूज हैं या बड़ी कन्वेंशनल वैल्यूज हैं या लोअर डाउन पे जो एक्सट्रीम वैल्यूज हैं, वो सारी की सारी चीज़ें जब कवर हो रही होती हैं तो फिर उसमें हैंडल हो जाता है। इसी तरह समटाइम्स बाइनरी क्लासिफिकेशन नहीं होती है, अभी तक हम बाइनरी क्लासिफिकेशन को देख रहे हैं। समटाइम्स ये होता है कि मल्टीपल क्लासेस होती हैं, ए बी सी डी, 4 क्लासेस हो, ठीक है। तो जब 4 क्लासेस हो गई तो उसमें वो क्लासीफायर जो होते हैं ना, वो बाइनरी मोड में ही काम कर रहे होते हैं। वो ये करते हैं कि 1 माइनस रेस्ट। वो जब ए को क्लासीफाई कर रहा होता है तो वो कहता है कि ए वाले इंस्टेंसेस में आइडेंटिफाई करूंगा, और जो ए नहीं है वो, अब दो क्लासेस क्या बन गई उस सूरत में, एक क्लास बन जाएगी ए और एक नॉट ए। जो बी सी और डी है वो तीनों किस में मर्ज हो गई, नॉट ए में। ये बात समझ आ रही है? यस सर। इसी तरह जब आप बी को क्लासीफाई कर रहे होंगे तो नॉट बी में कौन जाएंगी, बाकी दूसरी सब। ए सी और डी, ठीक है ना। बी बी तो बी में चला जाएगा। तो इस तरह एसेंशियली हो क्या रहा होता है कि हम अपेरेंटली हमें ये लग रहा होता है कि हम मल्टी क्लास क्लासीफायर चला रहे हैं, लेकिन हो यही रहा होता है कि वो बाइनरी मोड में ही बिहाइंड द सीन चला रहा है। अच्छा, ये वाली जो चीज़ है ये भी अगेन सिनेरियोस के कॉन्टेक्स्ट में आ सकती है। ये जो हमने अभी कॉस्ट मैट्रिक्स पढ़ा है, इस कॉस्ट मैट्रिक्स को भी आप समहाउ बिजनेस पर्सपेक्टिव में इसकी प्रोजेक्शन भी दे सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, थोड़ा सा इस पे पढ़ भी लीजिएगा, अगली क्लास में आप भी पढ़ के आइएगा, फिर बताइएगा कि क्या आपको चीज़ ऐसी मिली है, उस पर फिर डिस्कशन भी कर लेंगे। तो ये कुछ ऐसी ठीक। चीज़ें होती हैं जो कि सब्जेक्टिव भी होती हैं, कि समटाइम्स हर बंदे का इन चीज़ों का जो मतलब है वो अपना अपना अलग अलग ही मतलब निकालते हैं। तो थोड़ा सा आप इसके बारे में देखें, पढ़ें,
तो फिर ये जो चीजें हमने डिस्कस की हैं इन्हीं के अंदर से ही किसी चीज का नाम जो है वो ये सिनारियो होगा। ठीक है, ठीक है सर। इसको आपने फिगर आउट करना है, तो वो थोड़ा सा आप इसके बारे में मे बी गूगल से थोड़ा सा वर्कआउट करें, या फ्रीलांसिंग ये जो है स्टैक ओवरफ्लो वगैरह पे किसी ने कोई इस तरह का क्वेश्चन डाला हो, या मे बी जस्ट आस्क अ क्वेश्चन एंड सी के जो क्लाइंट है वो क्या कहता है इस बारे में। ठीक है सर। और कोई सवाल किसी का? सर मेरे 2 क्वेश्चन है वो क्लास के एंड पे पूछ लूँ या अभी पूछ लूँ? जी मेरे 2 और क्वेश्चन है वो क्लास के एंड पे पूछ लूँ या अभी पूछ लूँ? पूछो पूछो, अभी पूछो। सर हमारे जो डेटा सेट होता है उसमें यूजुअली एक ही लेबल होता है, फॉर एग्जांपल जो लास्ट कॉलम होता है ना वो लेबल्स का होता है। हम्म। हमारे डेटा सेट में ऐसे भी पॉसिबल है कि 2 या 3 लेबल्स हो, मतलब सेपरेट उनके वो कॉलम से, एक ये लेबल है कि ये लेबल है कॉलम का, मतलब 2 या 3 लेबल्स हों। सर आवाज़ आ रही है आपको? सर का माइक ऑफ है। हाँ, मेरी आवाज आ रही है, मेरा माइक ऑफ हो गया। यस सर, आ रही है अब। अच्छा, ये हम जो चीज करते हैं ना, डाटा को जो क्लास असाइन करते हैं, इस चीज को कहते हैं एनोटेशन। क्या कहते हैं? एनोटेशन। एनोटेशन। एनोटेट होता है कि किसी भी चीज को के साथ कोई फीचर की वैल्यू एसोसिएट करना। तो ये एक रिकॉर्ड होता है हमारे पास, ठीक है? उस यस रिकॉर्ड सर। को हमने असाइन कर दिया कि फॉर एग्जांपल स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट को हमने कह दिया कि ये पास है और ये फेल है। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। फिर हम ये कह देते हैं कि यार ये, हम दूसरा तरफ आ जाते हैं, अगले कॉलम में हम लिखते हैं कि यार इसका जो प्रीवियस रिकॉर्ड है उसको देख के मुझे ये लगता है कि इसको प्री मेडिकल में जाना चाहिए और इसको प्री इंजीनियरिंग में जाना चाहिए। ठीक है, यस सर। फिर हम तीसरे कॉलम में लिखते हैं कि यार इस बंदे को जॉब करनी चाहिए और इसको अपना बिजनेस करना चाहिए। समझ आ गई? यस सर। अब आपका सवाल यही है, मैं क्लास के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसको सिनारियो बना के, कि आपका सवाल यही है कि हमारे पास से 15 एट्रीब्यूट्स हैं डिफरेंट स्टूडेंट्स के, 1 लाख स्टूडेंट्स के 15 एट्रीब्यूट्स हैं हमारे पास, तो उनके आगे हमने ये 3 कॉलम्स खुद से रख दिए। यस सर। एक में हमने क्या कहा कि ये पास होगा या फेल होगा हमारे टेस्ट में, दूसरा हमने कहा ये इसको प्री मेडिकल में जाना चाहिए या प्री इंजीनियरिंग में, और तीसरा बिजनेस करना चाहिए या जॉब करना चाहिए। तो ये 3 डिफरेंट तरह से हमने उस एक रिकॉर्ड को इंटरप्रेट किया। तो अब हमारा जो कोई भी क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम होगा वो एक वक्त में किसी एक पर्सपेक्टिव को देख के चल रहा होगा। समझ आ गई ये बात? यस सर। फिर दूसरे पर्सपेक्टिव के लिए वो हम उसको फिर से चलाएंगे, दूसरे उसकी अपनी निकलेगी एवेल्युएशन की, ये उसके ट्रू पॉजिटिव्स अपने होंगे, ट्रू नेगेटिव्स अपने, क्योंकि सारों का कलेक्टिवली तो हम नहीं बता सकते ना कि ट्रू पॉजिटिव की अगर आप नोशन देखें इन द एंड जो हमने एवेल्युएशन करनी, तो उस एवेल्युएशन में वो कलेक्टिव का या तो कोई उसका कलेक्टिव मतलब भी निकालें, तीनों को मिला के अगर कोई और चौथी चीज हम बना देते हैं, तो फिर तो उसके ऊपर क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम का सेंस बनता है। वरना 3 अलग अलग कॉलम्स के लिए 3 अलग अलग चीजें हैं, एंड इट्स क्वाइट नेचुरल कि उसके ऊपर मतलब बच्चे का डाटा तो वही है, तो उस डाटा की बुनियाद पे हमने जो डिसीजंस लेने हैं वो हम उन एट्रीब्यूट्स को देख के डिसीजंस ले सकते हैं। हाँ, हर चीज के अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की अहमियत डिफरेंट हो सकती है, फर्क हो सकती है। एक इसकी कॉमन एग्जांपल जो आजकल हमारे उसमें है, वो आप अगर देखें तो जब हम बिजनेस वाले कॉलम की बात करें कि इसको बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो उसमें जेंडर का एक बड़ा सिग्निफिकेंट रोल होगा। यस सर। हमें पता लगेगा कि यार
ये फीमेल्स जो हैं वो बहुत कम बिजनेस की तरफ जाती हैं, जबकि मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो बिजनेस की तरफ जाते हैं। तो रिलेटिव इम्पोर्टेंस जो है इस चीज की कि बिजनेस वाले डिसीजन जब हम कर रहे होंगे, क्लासीफायर जब बिजनेस की बात कर रहा होगा तो इस एट्रीब्यूट की अहमियत बड़ी ज्यादा होगी। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं फॉर एग्जांपल कि ये हमारे टेस्ट में पास होगा या फेल होगा, तो वहां पे ऐसा जेंडर का कोई इतना मसला नहीं होगा। लड़कियां भी पास कर रही होंगी, लड़के भी पास कर रहे होंगे, जेंडर से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जो अच्छा बच्चा है, लायक बच्चा है, वो पास कर ही जाएगा, जो नालायक बच्चा है वो फेल होता जाएगा। तो जेंडर मैटर नहीं करेगा। तो अब आपको ये चीजें समझ आ रही हैं कि एक ही डाटा सेट के जो एट्रीब्यूट्स हैं, उन एट्रीब्यूट्स के डिफरेंट नोयत के जो क्लासिफिकेशन के प्रॉब्लम्स हैं, उनके अंदर उनकी जो इम्पैक्ट है, उनका जो वो इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग में, फर्क हो सकते हैं। यस सर। क्लियर? यस सर। जी, दूसरा क्या सवाल है आपका? सर वो मैं पढ़ रहा था कि वहाँ पे लिखा हुआ था, जिस तरह आपने बताया कि हम एक ही प्रॉब्लम पे डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स ट्राई करके देखते हैं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया या कोई और क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम हो गया। लेकिन मैंने देखा हुआ था और पढ़ा था मैंने कि एनसैम्पलिंग करते हैं, मतलब डिफरेंट जो एल्गोरिथम्स हैं उनको कंबाइन करके एक प्रॉब्लम पे अप्लाई करते हैं, एनसैम्पलिंग इस तरह कुछ। जी जी, तो ये समझा दें इसका क्या मतलब। गुड गुड। तो एनसैम्पलिंग का मतलब ये होता है, अभी तो हम इंडिविजुअल क्लासीफायर्स हमने काफी सारे पढ़ लिए। एनसैम्पलिंग ये होता है कि आपने ये एक क्लासीफायर लगाया, ये दूसरा लगाया, ये तीसरा लगाया, ठीक है, तो उससे ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन था, ये एसवीएम था, और एक तीसरा जो था वो कौन सा था? नाइबेरियन। अब जो आपने डिसीजन लेना है वो आपने इन तीनों के अंदर से जो आउटपुट आ रही है उसे कंबाइन करना है, और फिर आपने फाइनल डिसीजन लेना है। तो अब इसको हमारी कोशिश ये होती है कि हम इसको ऑड नंबर ऑफ क्लासीफायर्स रखें। अमूमन हम बाइनरी क्लासिफिकेशन ही कर रहे होते हैं। तो ऑड नंबर रखने से क्या होगा कि कोई ना कोई एक जीत जाएगा। इसने कहा पॉजिटिव, इसने भी कहा पॉजिटिव, और इसने कहा नेगेटिव। कितने पॉजिटिव हो गए? दो। एक हो गया नेगेटिव। तो ये क्या डिसीजन करेगा? पॉजिटिव। इस चीज का नाम सैम्पलिंग है। तो गुड, इट्स गुड एंड अप्रिशिएबल कि आप लोग आगे आगे चीजें देख रहे हैं और समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे लिए कोई बड़ी परेशान कुन चीज नहीं है सैम्पलिंग। अंदर खाते असल मॉडल्स ही चल रहे हैं, जो जैसे चलते हैं वैसे ही चल रहे हैं, लेकिन हम एनसैम्पलिंग करके, एनसैम्पलिंग इज काइंड ऑफ अ वोटिंग, कि हर एक इंस्टेंस के ऊपर यही चीज होगी। जब भी एक टेस्ट का एक इंस्टेंस आएगा, वो इंस्टेंस तीनों क्लासीफायर्स क्लासीफाई करें। हर एक ने अपनी अपनी क्लास उसे असाइन कर दी, जिसने जो ज्यादा क्लासेस थी हमने, फाइनल जो हमारा प्रेडिक्टेड वाला आएगा, ये प्रेडिक्टेड का कॉलम है, प्रेडिक्टेड के कॉलम में जो ज्यादा कह रहे थे वो वाली चीज हम डाल। फिर अगला चलाया हमने, उसमें अगला रिकॉर्ड डाला, उसमें अगेन तीनों ने पॉजिटिव कह दिया, हमने अल्लाह का शुक्र अदा किया और उसको पॉजिटिव में ही डाल दिया, उसमें तो मैच पड़ा ही नहीं ना। फिर एक और आया, उसमें इन दोनों ने नेगेटिव कह दिया और इसने पॉजिटिव कह दिया अगले रिकॉर्ड पे, तो क्या करेंगे? इसको नेगेटिव में डाल, ठीक है, नो वाली क्लास असाइन कर देंगे या व्हाटएवर, जिसको भी हम माइनस क्लास असाइन, एक लेबल पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। तो ये अनसैम्पलिंग है। तो अनसैम्पलिंग एक्चुअली theoretically speaking there is nothing new as far as the classification process is concerned, मतलब classification algorithms are concerned। ये भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन वही रहेगा, एसपीएम वही रहेगा, नाइव बेसियन वही रहेगा। important thing is which algorithms to select। इसकी अनसैम्पलिंग के लिए जो कंसर्न हमारे होने चाहिए वो क्या होने चाहिए कि कौन सा एल्गोरिथम हम सेलेक्ट करें। ये बात समझ आई? यस सर। तो कौन सा करें? इनी मिनी करके करें कि अकड़ पकड़ करके करें? क्या करें? क्या सर समझ नहीं, क्या बोला आपने? मैंने कहा कि ये जो तीन एल्गोरिथम में लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एसपीएम और नाइव बेसियन रखे हैं,
तो अनसैम्पलिंग करने के लिए हमें मल्टीपल एल्गोरिथम्स चाहिए ना, जिनके हम फिर वोट निकाल के कहें कि यार ये ज्यादातर लोग ये पॉजिटिव कह रहे हैं तो इसको पॉजिटिव में डाल। वो एल्गोरिथम्स कैसे सेलेक्ट करें, ये सवाल है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने तो क्लासीफायर ज्यादा पढ़े हैं, के नियरेस्ट नेबर यहाँ नजर नहीं आ रहा, लॉजिस्टिक रिग्रेशन यहाँ नजर नहीं आ रही। तो आपको क्या लगता है फिर क्या करें? जैसे ये मेरा रैंडम क्वेश्चन फॉरेस्ट में नजर आ रहे हैं। सर मेरी आवाज आ रही है? नो सर। जी आ रही है सर मेरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड था, मैं क्वेश्चन पूछूं? नहीं, पहले इसका मेरे सवाल का जवाब दें, आपका क्वेश्चन बाद में ले। ये जो जब ये क्या कहते हैं आउटपुट निकालने की प्रोबेबिलिटी की बेस पे, ना मुझे क्या पता कि क्या आउटपुट आनी है, ये तो मेरा पहले का फैसला होना चाहिए। तो प्रॉब्लम की नेचर देखेंगे अगर सर डेटा सेट की नोयत को देख के सर खुद आप करेंगे अपनी वो क्या कहते हैं सर एनालिटिकल थिंकिंग के थ्रू। हाँ, तो एनालिटिकल थिंकिंग भी आपकी बात सही है, प्रॉब्लम की नेचर भी बिल्कुल ठीक है। तो ये स्लाइड नजर आ रही है, हमारी आखिरी स्लाइड्स में से कुछ स्लाइड है। यस सर आ रही। So it says model selection criteria. Model selection criteria attempts to find a good compromise between the complexity of model and its prediction accuracy on the training data. A good model is a simple model that achieves high accuracy on the given data. तो ये Occam's razor है, जो कि एक फिलोसोफर थे, उनका कोट क्या है? The best theory is the smallest one that describes all the facts. तो जो क्लासीफायर सिंपल होना, जिस तरह नाइव बेजियन इज अ फेयरली सिंपल क्लासीफायर, और वो डाटा को इंटरप्रेट भी बड़ा अच्छा कर लेता है, और उसके जो एग्जीक्यूशन की कॉस्ट है वो भी बड़ी कम है। यस सर, वो लार्जली डाटा सेट्स को भी हैंडल कर लेता है। ऑलरेडी प्रायर प्रोबेबिलिटीज निकली होती हैं, सारा कुछ निकला होता है, हमने बस जो करंट इंस्टेंस है उसके हिसाब से कुछ छोटी सी कैलकुलेशंस करके और आंसर निकाल लेते है ना। नेग्लिजिबल उसकी वो है कंप्यूटेशनल कॉस्ट। तो अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमें इस चीज में शर्म नहीं होनी चाहिए, हम कहें यार देखो यार ये इतना पुराना नाइव बेजियन मैंने चला दिया यहाँ पे, ठीक है, मैं कोई सोफिस्टिकेटेड डीप लर्निंग का मैंने एल्गोरिथम नहीं चलाया, तो इफ नाइव बेजियन इज वर्किंग गुड, एक्सीलेंट, उसका आंसर आ रहा है, रिस्पॉन्स आ रहा है क्लासिफिकेशन के अंदर, कॉस्ट मैट्रिक्स को भी वो अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर रहा है, फेयर इनफ, हम क्यों उसको कॉम्प्लिकेट करें सोल्यूशन को, राइट। सो द थिंग इज कि जब मल्टीपल मॉडल्स की हमने कंसिडरेशन करनी हो तो उसके अंदर एक बड़ा ही देखो, कभी भी प्रॉब्लम को इस तरह से मत देखो कि यू आर द फर्स्ट वन हु इज सॉल्विंग इट। वी आर सिटिंग इन 21st सेंचुरी, है ना। कौन सी है ये सेंचुरी? अब 21st है ना। यस सर, 21st सेंचुरी के सेंचुरी। अंदर अब हम कंप्यूटेशनल खातों में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं ऑलरेडी। तो पीपल हैव ऑलरेडी वर्कड इन सेवरल डिफरेंट डायमेंशंस। तो अब हमें इस वक्त जिस चीज की जरूरत है वो इस चीज की जरूरत है कि हम पहले जो काम हमें मिला है उस काम के एग्जिस्टिंग स्टडीज को देखें कि उन लोगों ने क्या कर रखा है इस चीज में। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं यार मैं बैंकिंग सेक्टर का मुझे एक फ्रीलांसिंग में काम मिला है, तो मैं क्या करूं? तो आप बैंकिंग सेक्टर के ऊपर जो वाइट पेपर हैं, रिसर्च पेपर हैं, उनको देखेंगे, उससे आपको पता लगेगा कि यार लोगों ने ये क्लासीफायर्स को यूज किया है और इनके अंदर से कंपैरेटिवली ये फलां क्लासीफायर ने बेहतर काम किया। तो आपको ये भी पता लगेगा कि लोगों ने किन क्लासीफायर्स को कंसिडर किया। हो सकता है उन्होंने बहुत सारे क्लासीफायर्स को कंसिडर किया और उनमें से जो बेहतर परफॉर्म करें उन 3 को उन्होंने 4 को डिस्कस किया हो अपने पेपर में, बाकियों को इग्नोर ही कर दिया। मिसाल के तौर पे यहाँ पे अगर हम देखें तो ना लॉजिस्टिक रिग्रेशन है, रैंडम फॉरेस्ट, डिसीजन ट्री, और जो कौन सा नहीं नजर आ रहा, KNN भी नहीं नजर आ रहा। तो इस तरह के हमारे कुछ क्लासीफायर्स नजर आ ही नहीं रहे, इसमें 3 ही नजर आ रहे हैं। तो ये 3 है जो कि इस खास किस्म के प्रॉब्लम के लिए लोगों ने कंसिडर किए हैं। बाकियों को कंसिडर ना करने का मतलब यही है कि वो इससे भी घटिया रिस्पांस देते थे, उनको हमने कंसिडर ही नहीं किया। तो जो वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम्स हैं एक गिवन प्रॉब्लम डोमेन के अंदर, नंबर 1, और नंबर 2 जिनकी एक्यूरेसीज
फिर वाकई में बेहतर भी हैं, वो वाली चीजें जो हैं वो हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे। तो ये डोमेन टू डोमेन ये जो क्लासीफायर हैं ये बदलते जाएं, और इसकी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी कहाँ से, एग्जिस्टिंग से, जो कि ऑलरेडी लोगों ने काम कर रखा है, उसको स्टडी करें। अदरवाइज वर्स्ट केस हमारे पास ये है कि हम सारे क्लासीफायर्स जो नोन है वो अप्लाई कर दें, उनके अंदर से जो एक सर्टेन थ्रेशोल्ड से ऊपर ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं इंडिविजुअली, ठीक है, मिसाल के तौर पे हम कहते हैं 0.75 से ऊपर जिसकी एक्यूरेसी आ रही है ओवरऑल, उसको हम उन 3 को कंसिडर कर लेंगे, या टॉप 3 को कंसिडर कर लेंगे। तो 0.75 वाले 3 निकले, या टॉप 3 जो भी आपने पकड़ने थे वो 0.85 से भी ऊपर पॉइंट टॉप 3 आ गए, तो उन 3 को आप ले लें और उनको एंसेम्बलिंग करके आप देखने के क्या फर्क पड़ता है। तो समटाइम्स एंसेम्बलिंग जो है वो रिजल्ट्स को मजीद बेहतर बनाने में मदद दे सकती है। तो एंसेम्बलिंग का फायदा तो हमें नजर आ रहा है, ड्रॉबैक क्या हो सकता है? सर कॉम्प्लेक्सिटी। सर अगर फर्स्ट केस में जाते हैं तो फिर हाई कंप्यूटेशनल कॉस्ट। हाँ, कंप्यूटेशनल कॉस्ट में ज्यादा, मतलब मैं बजाय इसके कि एक क्लासीफायर लगाऊं और उससे आंसर निकाल लूं, मुझे एक दो हर एक के लिए 3 क्लासीफायर्स लगा के और फिर आंसर उसको मर्ज करके निकालना पड़ रहा है। तो 3 क्लासीफायर्स को ट्रेन भी करूंगा और टेस्ट करते वक्त तीनों से गुजार के और फिर फाइनल आंसर निकालूंगा, तो ऑब्वियसली उसके लिए मुझे ज्यादा वक्त लग जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली अगर रिजल्ट बेहतर हो रहा है तो फिर लोग असेंबलिंग की तरफ चले भी जाते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। तो समटाइम्स ये भी हो सकता है ना कि ये नाइब बेजियन जी ड्राइव कर रहे हैं सैम्पलिंग के रिजल्ट्स, और इंडिविजुअल नाइब बेजियन के रिजल्ट्स हमने देखे तो वो बिल्कुल एक जैसे ही थे, ये नाइब बेजियन इंडिविजुअली बेहतर परफॉर्म कर रहा था या बिल्कुल ही नेग्लिजिबल फर्क आ रहा था। 89.99 एक्यूरेसी आ रही है इन सैंपल की और 89.97 एक्यूरेसी आ रही है ओनली नाइब बेजियन। समझ आ गई? यस सर। तो इस केस में भी वो हम बराए नाम ही उसको कर रहे हैं सैम्पलिंग को, असल में तो वो नाइब बेजियन जो कह रहे हैं उसी पे ड्राइव हो रही है सारी चीज। तो इट ऑल डिपेंड्स, लेकिन अगेन कॉस्ट मैट्रिक्स इज इम्पोर्टेंट, ओनली एक्यूरेसी को देख के हम डिसीजन नहीं लेंगे। तो जो जो नाइब बेजियन जिन चीज़ों को गलत कर रहा है या जो आंसर गलत दे रहा है उनका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, और एनसैम्पल जिनको गलत आंसर कर रहा है उसका बिजनेस इम्पैक्ट क्या है, वो देख के फिर हमें पता लगेगा कि ओवरऑल किसको रखना चाहिए। तो ये जो कॉस्ट मैट्रिक्स जो आज पहला सवाल दाऊद ने पूछा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको कभी भी इग्नोर ना करें। एक्चुअल मॉडल जो आपने सेलेक्ट करना है उसके पॉइंट ऑफ व्यू इन द एंड, तो जस्ट एक्यूरेसी इज नॉट अ कंप्लीट पिक्चर। जी शाहिद, आपका क्या सवाल? सर क्वेश्चन ये था कि अभी हमने जहाँ पे क्लास में जो चीजें पढ़ी ना, अब ये चीज मैं सोच रहा था, मैं जो जब प्रोजेक्ट यूज कर रहा हूँ ना उसमें ओपन सीवी ऑब्वियसली एसवीएम यूज करती है, वो अंडरस्टूड बात है क्योंकि इमेजेस आर ऑल अबाउट वेक्टर्स। वेक्टर मशीन को उसके लिए वो उसका जो है ना उसके अंदर क्लासीफायर एसवीएम यूज होता है। अब मैं जब डाटा कलेक्ट कर रहा हूँ ना, उसको एनकोड कर रहा हूँ, वो एक नंपाई अरे में आ रहा है जिसके अगेंस्ट रियल टाइम फेस के अगेंस्ट वो उसके जिसका डिस्टेंस सबसे कम होगा वो उसके बंदे के एनकोडिंग के अगेंस्ट उसको रिकॉग्नाइज कर लेगा। अब ऐसा हो रहा है कि मैं हूँ, मेरे अंकल हैं या मेरा भाई जिसका चेहरा मुझसे बड़ा क्लोज है ना, वो उसको भी मेरे नेम के अगेंस्ट रिकॉग्नाइज कर रहा है। तो मैंने जब उसकी नंपाई अरे को प्रिंट किया ना कि देखो इसके अंदर एनकोडिंग्स कितनी है, मैं डाटा सेट बढ़ा देता हूँ या ट्रेनिंग डाटा बढ़ा देता हूँ, तो सर वो एक लंबी चौड़ी अरे थी। और मैं इस सोच में था कि हमने क्लास में ये भी सीखा कि एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर जाके वो बड़ा निग्लिजिबल सा हो जाता है, वो बिल्कुल लाइन स्ट्रेट होना शुरू हो जाती है, अप्रोक्सीमेटली जीरो। अब मैं इसके अंदर एसवीएम के अलावा और कोई क्लासीफायर भी यूज नहीं कर सकता कि मैं कहूँ कि नहीं मैं अपना क्लासीफायर लगाऊंगा ओपन सीवी के अंदर, तो मैं अब क्या करूं? आप उसमें देखें, मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ एसवीएम को यूज कर रहा हो, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि देखो ये जो आप बात कर रहे हो एसवीएम है हो गया, देखो के नियरेस्ट नेबर ने भी तो यही कुछ ही करना है, ठीक है। और होता ये है कि आपने एक एक इंस्टेंस जो क्लासीफायर है उसको आप अपनी भी 10 तस्वीरें दें, अपने अंकल की भी, भाई की भी, सारों की 10-10, 15-15 तस्वीरें दें और फिर उसमें से देखें कि वो क्या करता है। डिफरेंट तस्वीरें, एक ही तस्वीर बार बार नहीं देनी।
तो उसकी बुनियाद पे वो उसको एक अच्छा चांस मिलेगा कि वो डिफरेंट एक ही बंदे की डिफरेंट फीचर्स को कंपैरिजन करके और वो देखे। अब देखो इसमें जो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, इस वेक्टर रिप्रेजेंटेशन के अंदर जो सिमिलैरिटी है, सिमिलैरिटी के नियरेस्ट नेबर्स भी सिमिलैरिटी के ऊपर ही चलते हैं। सर डिफरेंट कलर ट्रिक्स भी तो यूज हो सकती हैं। हाँ, तो ये मेरे ख्याल में उसकी कोई पैरामीटर सेटिंग्स के अंदर जाके देखो तो उसमें शायद ऐसी प्रोविजन हो कि आप क्लासिफायर चेंज कर सकते हो। उसकी लाइब्रेरी को देखो, ठीक है, ओपन सीवी की, तो उसमें एक पॉसिबिलिटी हो। मैंने एक्चुअली पर्सनली इमेजेस पे काम नहीं किया हुआ, मेरा ज़्यादा काम टेक्स्ट पे ही है। तो एक बड़ा चांस ये है कि, और एक्चुअली उसकी वेक्टराइजेशन इज वन थिंग। वेक्टराइजेशन होने का हरगिज ये मतलब नहीं है कि वेक्टराइजेशन होने के बाद हम एसवीएम ही अप्लाई कर सकते हैं। आपकी बात से मुझे ये इंप्रेशन लग रहा है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर वेक्टराइजेशन हो गई है तो हम सिर्फ और सिर्फ हम टेक्स्ट वाली चीजों को भी वेक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं और उस वेक्टर डॉक्यूमेंट वेक्टर हम उसे कहना शुरू कर देते हैं। तो डॉक्यूमेंट वेक्टर को ऊपर हम नाइव बेजियन भी अप्लाई कर लेते हैं, हम के नियरेस्ट नेबर भी अप्लाई कर लेते हैं, एसवीएम भी अप्लाई कर लेते हैं। तो ये तो अंदर खाते एल्गोरिथम ने उस वेक्टर को इंटरप्रेट कैसे करना है और फिर उसने उससे डिसीजंस कैसे निकालने हैं, ये उसके अपने इंट्रिंसिक एक्टिविटीज हैं कि वो कैसे उस चीज को इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जांपल डॉक्यूमेंट्स के केस में जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं स्पैम और नॉट स्पैम हमने डिटेक्ट करना है, तो हम कहते हैं कि यार ये लफ्ज आ रहा है इस डॉक्यूमेंट में या इस डॉक्यूमेंट वेक्टर में, तो क्या चांसेस हैं कि ये स्पैम होगा, और यही लफ्ज स्पैम में कितनी दफा आ रहा है। ठीक है, तो वो जो हमारी प्रायर प्रोबेबिलिटीज हैं वो इस तरीके से निकलती हैं। तो प्रायर और पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटीज को देख के और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी को देख के फिर हमने फाइनल डिसीजन अपना देना होता है कि यार ये क्या है। तो वो जो वेक्टर के अंदर से एक एक पोर्शन उसने उठाना है, नाइव बेजियन ने वो अपने तरीके से उठाता है। के नियरेस्ट नेबर क्या करेगा, उसके पास एक वेक्टर आएगा और दूसरा वेक्टर आएगा, वो दोनों वेक्टर्स की आपस के जो डिस्टेंस है उसको मेजर करना शुरू कर देगा, और जिस जगह से उसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मिलेगा वो कहेगा कि ये दोनों करीब करीब है। के नियरेस्ट नेबर के अंदर फिर हम डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के जो भी हम पैरामीट्रिक सेटिंग्स की बात कर रहे थे, तो कौन सा वाला डिस्टेंस हमने इसके लिए कैलकुलेट करना है, ये वाला पैरामीटर्स जो है वो हम देख सकते हैं कि भाई बेहतर कौन सा इन द एंड काम कर रहा है। डिस्टेंस की कैलकुलेशन के लिए क्या तरीका इस्तेमाल करें कि बेहतर हो जाए। एसवीएम भी वेक्टर्स को इस्तेमाल कर सकता है। तो सपोर्ट वेक्टर मशीन में वेक्टर का लफ्ज आता है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन वेक्टर्स की यूटिलाइजेशन या वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड डाटा को के ऊपर हम दीगर एल्गोरिथम्स भी अप्लाई कर सकते हैं। शायद समझ आती है बात। जी सर आती है। तो उसकी लाइब्रेरी को देखें और कोई सर्च वर्च करें, आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह कोई ऐसी चीज। तो पैरामीट्रिक सेटिंग्स ही होंगी। अब तो जो आपने देख लिया है कि इतनी रिच लाइब्रेरीज हैं कि उनके अंदर हमने सिर्फ पैरामीटर्स को सेट करना होता है और हमारा काम हो जाता है। हमने पूरे ये कोर्स के अंदर ही देखा कि हमारे क्लासिफिकेशन के अंदर हमने 2 लाइनें चेंज की हैं। एक से दूसरे क्लासीफायर में जाते हुए हमने कितनी लाइनें चेंज की हैं, 2। तो 2 लाइनें चेंज करके हमारे सारे क्लासीफायर चल गए हैं। तो इसका मतलब है बात सारी एक्चुअल वो देखने की कि भाई कौन सा क्लास इस क्लासीफायर के लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनी हुई है और उसके अंदर मैंने पैरामीटर्स क्या क्या पास करने। जिस तरह एसवीएम भी है इंटर्न, तो अगर एसवीएम के अंदर जिस तरह हमने देखा कि आरबीएफ कर्नल भी है, ठीक है, और दीगर कर्नल्स भी अवेलेबल हैं, तो वो जो भी कर्नल हमें सूटेबल लगता है अपने डाटा के मुताबिक, अगेन इसके लिए भी हम देख सकते हैं कि लिटरेचर में लोगों ने कौन सा इस्तेमाल किया हुआ है। टेक्स्ट के लिए कौन सा कर्नल यूज किया हुआ है, नंबर्स के लिए कौन सा कर्नल यूज किया हुआ है, इमेजेस के लिए कौन सा कर्नल यूज किया हुआ है, तो उसके मुताबिक ही हम वो वाली सेटिंग्स भी कर सकते हैं। और कोई सवाल किसी का? सर हम डायमेंशनल डिटेक्शन पढ़े कि हाँ वो सर, आप आज एवरी ऑफिस में अवेलेबल होंगे? जी सर ऑफिस में आप होंगे आज अवेलेबल? हाँ, मैं अभी तो मैं घर से पढ़ा रहा हूँ क्लास, लेकिन मैं इंशाल्लाह 2 बजे ऑफिस में ही हूँ। आ रहे हैं आप लोग यूनिवर्सिटी?
सर मेरी आज लैब है 2 बजे, तो बस एक लैब ही है, उसके बाद हो सकता 2 है बजे मैं क्लास ही है, 2 मिल से जाए सवा चांस। 3 तक सही। कैंपस में। अच्छा ये हमने जो मेन आपके लेवल तक के जो थी चीजें एवेल्यूएशन की, वो हमने लास्ट क्लास में काफी हद तक डिस्कस कर ली थी। कुछ और चीजें जो कि मैं एक दो चीजें हाई लेवल पे आपको समझाना चाहूंगा, और कुछ चीजें जरा बेहतर आपको थोड़ी रिलेटिवली ज्यादा डेप्थ में समझ आनी चाहिए। तो ये हमने देख लिया। अगर मैं वापस अपनी इस ऑब्जेक्टिव स्लाइड पे आऊँ, तो परफॉर्मेंस को एवेल्यूएट करने के लिए हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली। रिलायबल एस्टिमेट्स के लिए हमने देख लिया कि हम किस तरह से डाटा को स्प्लिट करते हैं, कभी 2 में ट्रेनिंग और टेस्ट में, और कभी ट्रेनिंग वैलिडेशन और टेस्ट में। और फिर इंटर्न आगे नेक्स्ट लेवल पे जाएं तो हम जो डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, फॉर एग्जांपल के फोल्ड वैलिडेशन सबसे ज़्यादा वाइडली यूज होता है और उसकी एवरेज ले ली जाती है। तो ये रिलायबल एस्टिमेट्स लेने के लिए क्या कुछ किया जाता है वो हमने यहाँ तक लास्ट क्लास में देख लिया। अब कंपीटिंग मॉडल्स की रिलेटिव परफॉर्मेंस को देखने के लिए हमारे पास क्या चीज़ है। एक तो कुछ ये मेजर्स जो हमने देखे, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रिकॉल, एफ मेजर, ये चीज़ें तो हमारे पास बिल्कुल बेसिक सी फौरन कैलकुलेट हो जाती। इनकी बुनियाद पे हम देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ हमने कॉस्ट मैट्रिक्स भी देख लिया। तो जो रॉ इंफॉर्मेशन इन मेजर से आ रही है, ट्रू पॉजिटिव, फॉल्स पॉजिटिव, ट्रू नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव से, उसकी मदद से हमने कॉस्ट मैट्रिक्स को भी इनकॉर्पोरेट किया और वहां से देख लिया कि बिजनेस इम्पैक्ट वाइज कौन सा क्लासिफायर निस्बतन बेहतर काम है। और लास्ट थिंग इज कि अगर 2 मॉडल्स मोरलेस इक्वली परफॉर्म कर रहे हो तो फिर किसको हमें प्रेफर करना चाहिए। तो वो जो अभी आप लोगों ने सवाल पूछा कि इस मॉडल को चूज करना चाहिए, तो उसका भी हमने डिस्कशन में आंसर भी देखा कि अगर इक्वली परफॉर्म कर रहे हैं तो जो सिंपलेस्ट वन है उसको फिर आप ऑनबोर्ड कर लें। ठीक है, यही वो कोट थी ना फिलोसफर साहब की, कि जो कम से कम डिस्क्रिप्शन में जब मॉडल को कम्प्लीटली प्रेजेंट किया जा सकता है, तो जब बात कंप्लीट हो सकती है तो बस उसी को आप कंसिडर करें। बाकी चीज़ें फिर आप, अगर आपको ज़्यादा काम करके भी वही आउटपुट मिल रही है तो कम काम करके भी आप वही ले सकते हैं ना। वो सोशल मीडिया पे इस तरह के वो चलते भी रहते हैं, पता नहीं अब वो झूठे सच्चे सारे कोट चलते रहते हैं। वो बिल गेट्स के हवाले से एक कोट चलता है कि भाई जो मेरा एक इम्पोर्टेंट काम होता है जो नहीं हो रहा होता, तो वो मैं सबसे सुस्त बंदे को वो काम असाइन करता हूँ। तो सुस्त बंदा जो होता है वो सबसे उसका आसान तरीन हल निकालने की कोशिश करता है, जो कि अच्छा भी होता है और जल्दी भी निकल आता है। तो जो ज़रा सरकम टाइप बंदा होता है ना, वो फिर बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सोल्यूशन निकालने की कोशिश करता है। तो जो मेरी तरह का बंदा होता है वो, या ये जो है अनाद अनाद की तरह का जो बंदा होता है, वो हम कहते हैं कि यार बस किसी तरह से जल्दी जल्दी निकले और जान छूटे। ठीक हो गया। So comparing the relative performance among competing models, या model comparison, इसमें कुछ मेन बातें यही हैं कि आप 2 मॉडल्स हैं M1 और M2, एक की एक्यूरेसी 85% है 30 इंस्टेंसेस पे और एक की 75 है 5000 इंस्टेंसेस पे। तो आप किसको वैल्यू देंगे? It's not जिसकी easy to एक्यूरेसी say बेटर anything. है। यस सर, सर एक्यूरेसी पे सर देख M2 सकते हैं, लेकिन सर उस पर भी इसकी ज्यादा मुश्किल है। होगा। एक्यूरेसी की बात करें तो हम कहेंगे यार वो 85 है, लेकिन वो सिर्फ 30 यस सर, इंस्टेंसेस है। नीचे यस वाले सर, को देखें तो वो 75 है, लेकिन वो लेकिन वो 5000 5000 इंस्टेंसेस। इंस्टेंसेस है सर। हम कहें कि यार इसके 5000 करें तो हो सकता है ये उससे भी गिर के 70 पे आ जाए, या हो यस सकता है कि सर, ये और बेहतर होकर 90 पे चला जाए, है ना। तो इसका तो यस सर। हमें 5000 इंस्टेंसेस मुनासिब लग रहे हैं जिनके ऊपर ये डिसीजन इसने ले लिया। अब करें क्या इस सूरत में? फिर हम एक चीज होती है जिसे क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस मेजर। हम क्या करते हैं? कॉन्फिडेंस में है। हाँ, कॉन्फिडेंस मेजर एक चीज होती है, फिर वो हम उसको देखते हैं। तो कॉन्फिडेंस मेजर करने के लिए हम क्या चीज कर रहे होते हैं?
ये टी टेस्ट एक साहब ने बनाए थे, ठीक है। ये जेड वैल्यूज होती हैं और टी टेस्ट होते हैं। टी टेस्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट टी टेस्ट, एक होता है डिपेंडेंट टी टेस्ट। जब हमारा सैंपल सेम होता है ना, सैंपल सेम है, तो उसको हम कहते हैं कि ये डिपेंडेंट टी टेस्ट। मिसाल के तौर पे हमने एक अप्रोच, ये जो एजुकेशन की रिसर्च है ना, मैं कुछ एजुकेशन पे भी रिसर्च करता हूँ, तो एजुकेशन की रिसर्च के अंदर हम इस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं। वो क्या होता है कि हम कहते हैं कि यार मैंने एक अप्रोच डिज़ाइन की, मैंने ये डेटाबेस पढ़ाया है ना, 2-3 साल मैंने डेटाबेस पढ़ाया, उसमें मैंने एक्सपेरिमेंटेशन की, कुछ डाटा कलेक्ट किया। वो कैसे था, कुछ फास्ट से, कुछ यूएमटी से। उसमें हमने क्या किया कि हमने एंड पे प्रोजेक्ट दिया। क्या किया, कोर्स के एंड पे प्रोजेक्ट, जिस तरह अभी मशीन लर्निंग में मिल रहा है, एंड पे प्रोजेक्ट मिल रहा है ना, तो इसमें देखा कि लोगों ने क्या किया है। फिर मैंने देखा कि यार डेटाबेस के कोर्स में तो प्रोजेक्ट स्टार्ट से भी दिया जा सकता है। मशीन लर्निंग थोड़ी है जिसमें एंड पे लोगों ने कोई भी अप्रोच यूज करनी है और उसको करना है। डेटाबेस का तो टेबल्स पढ़े तो टेबल्स बनाए, ठीक है, रिलेशंस पढ़े तो रिलेशंस बनाए, आगे से कुछ छोटे मोटे जॉइंट्स बनाने शुरू करें, फ्रंट एंड बनाना शुरू करें। तो इस तरीके से मैंने वो प्रोजेक्ट सेंट्रिक उसे बनाया। तो प्रोजेक्ट सेंट्रिक बनाने के बाद और एंड पे प्रोजेक्ट देने के मैंने कंपैरिजन निकाला, तो उसमें बच्चों ने काफी ज्यादा प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया। फिर उसको थोड़ा सा गेमिफाई भी किया कि वो ऐसा करें कि जब आप वो एवेल्यूएशन आपको मिलेगी तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे, और फिर एवेल्यूएशन मिलेगी तो आप नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएंगे। और कुछ मैसेजेस भी किए बच्चों को कि भाई आपका अगला डिलीवरेबल ड्यू है, और मतलब एंगेज उनको ज्यादा किया है इसमें। तो उससे और ज्यादा परफॉर्मेंस बेहतर हुई, बच्चों ने और ज्यादा प्रोजेक्ट की कंप्लीशन की। तो अब इसमें आप देखें तो पहले सेमेस्टर में और बच्चे थे, अगले सेमेस्टर में कोई डिफरेंट बच्चे थे, और उससे अगले सेमेस्टर में कोई तीसरे बच्चे थे। ऑब्वियसली उन्हीं बच्चों ने तो बार बार डेटाबेस नहीं पढ़नी थी मुझसे। तो इसके लिए हम क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब अगर वही बच्चे हों, ठीक है, अगर कोई ऐसी चीज कर रहे हो, हम कहें कि यार हमने रीडिंग कराई बच्चों को और उसके बाद रीडिंग और लिसनिंग कराई उन्हीं बच्चों को, तो फिर जब वो बच्चे वही हैं तो फिर उसको क्या कहते हैं, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। कि हमने जो वेरिएशंस अप्लाई की हैं वो पहले भी वही लोग थे और उसके बाद भी वही लोग। तो हमारे क्लासिफिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में ये क्या बनेंगे कि जो हम के फोल्ड वैलिडेशन कर रहे हैं ना, यस तो सर। जो एक फोल्ड निकल रही है वही के फोल्ड सेम हमने अप्रोच ए पे भी चलाई, पहला फोल्ड, और अप्रोच बी पे भी चलाया। फिर दूसरा फोल्ड निकाला, वो दूसरा फोल्ड भी जो है अप्रोच ए पे भी चलाया, बी पे भी चलाया। तो ये क्या हो गई, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट जी। सर, डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। डिपेंडेंट, हाँ बिल्कुल सेम वाला हो गया। इसके लिए एक और लफ्ज भी यहाँ इस्तेमाल होता है, वो अभी हम देखते हैं कि क्या लफ्ज, ठीक है। और जब हम उसको इसको यहाँ पे वो अनपेयर्ड और पेयर्ड कह रहे हैं इसको, ठीक है, यस सर। तो ये पेयर्ड टी टेस्ट हो जाएगा। और अगर हमने एक अप्रोच के लिए के फोल्ड निकाल के और चला दिया, फिर दूसरी के लिए अलग से के फोल्ड निकाला और चला दिया, तो फिर वो क्या हो जाएगा, हमें अनपेयर्ड नहीं सर। पता कि किस फोल्ड में कौन कौन से इंस्टेंसेस आए, पता नहीं ना है। अब ज्यादा चांसेस यही है कि हर फोल्ड में दोनों में अलग अलग ही आ रहे हों, तो उसको फिर हम अनपेयर्ड कहेंगे। तो ये इस तरह अनपेयर्ड और पेयर्ड वाला खाता होता है, और इसमें हम इसको आगे चला के देखते हैं। फिर ये स्टैटिस्टिकल सिग्निफिकेंस के लिए ना एक जेड वैल्यू होती है। ये स्टैटिस्टिशियंस ने काफी सारा काम करके ना इस तरह से जेड वैल्यू का ये एक टेबल दे दिया। ये टेबल नजर आ रहा है? यस सर, आ रहा। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल को मेजर करने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहते हैं ना मैंने 90% पे जाना है, तो 90% के लिए मैं ये 5% प्लस और 5% माइनस पे चला जाता। तो -1.65 से लेके +1.65 जो है वो 90% के ऊपर ले आता है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि ये इसका क्या मतलब होगा 10% का, -1.28 से +1.28 के लिए क्या होगा, इसको हम क्या कह देंगे 80%, क्योंकि 10 गिनेंगे ना, माइनस के लिए भी और प्लस के लिए भी। ये 20% पे चला जाएगा। 20% का मतलब क्या, 80%। ये 5 था ना, यस सर। 5, ये +5 और ये
-5, तो दोनों का मिला के कितना आ गया 10। 100 में से 10 गया तो 90 रह गया। ये जो 0.5 है इसके लिए क्या बन रहा है फिर +2.58 और -2.58, तो ये 1% का, यानी कि 99% अगर हमें कॉन्फिडेंस चाहिए तो फिर हम इस पे आए। ठीक है, तो ऑब्वियसली ये जो Z वैल्यू है ये आप देख रहे हैं कि जितना मैं एक हायर कॉन्फिडेंस की तरफ जाना चाह रहा हूँ फिर उतना मेरा मार्जिन बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये काइंड ऑफ मार्जिन ऑफ एरर है ना, कि मार्जिन मेरा जितना बड़ा होता जाएगा Z स्कोर का, Z वैल्यू का, उतना ही मैं ज्यादा कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि मैं सही जवाब दे रहा हूँ। मिसाल के तौर पे हम कह देते हैं कि अगर आपसे मैं पूछ लेता हूँ कि आपने बताना है कि पाकिस्तान कब बना। ठीक है, इसका सबसे क्लोज जो आंसर होगा वो होगा 14 अगस्त 1947। इससे अगले लेवल पे आंसर होगा 1947, कि मुझे डे मंथ का नहीं पता लेकिन 1947 में बन गया। इससे अगला क्या आंसर होगा कि यार 1940s में कहीं बना था। ये बात समझ आ रही है? यस सर। और फिर उससे भी अगला आंसर ये हो सकता है कि यार जो ये 20th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में बना था। और उससे अगला आंसर ये हो सकता है कि 20th सेंचुरी में कहीं बना था, 1900s में कहीं बना। समझ आ रही है? यस सर। तो जब आप इस तरह सेंचुरी के लेवल पे किसी चीज को आप अलाउ कर रहे हैं कि यार आप बता दें, तो फिर आप उसे बहुत ज्यादा बड़ा मार्जिन दे रहे हैं और उसमें आपका आंसर करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये सेंस आ रहा है इस बात का? यस सर। तो यही बात आपको यहाँ पे नजर आ रही है कि जैसे जैसे आप कॉन्फिडेंस इंटरवल बढ़ाते जा रहे हैं, आपका जो ये Z स्कोर है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे ये आपका ये जो 40% भी आप चले गए हैं, तो ये 0.25 के उसके हिसाब से कह रहे हैं, तो ये यहाँ से आप उसको मार्जिन इतना बढ़ा दी जा रहे हैं तो वो कम हो Z जाएगा। स्कोर हमें बढ़ा नहीं चाहिए, तो ये एक दूसरे से उल्ट चल रहे हैं। ये सेंस इस बात का समझ आ गया? यस सर। तो ये Z वैल्यूज में है ना, ये प्रॉपर इसका टेबल शेबल स्टैटिस्टिशियंस ने बनाया हुआ है और ये इसके कॉन्फिडेंस इंटरवल और एक्यूरेसी के लिए पूरे फार्मूला है। ठीक है, तो जनरल आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए जो अभी मैं बता रहा हूँ, ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये है क्या चीज। तो ये जो F है ये हमारी वो परसेंटेज है, N जो है वो टोटल नंबर ऑफ इंस्टेंसेस हैं, C जो है वो हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल है 80% या वटेवर, उससे अगेंस्ट Z की वैल्यू आ जाएगी। तो अब इसमें अगर आप देखें तो 75% के हिसाब से जब मेरे 1000 इंस्टेंसेस थे तो Z स्कोर 1.28 निकला, उसमें मेरा ये मार्जिन आ रहा है। ठीक है, 0.732 और अब होता क्या है कि हम ना वो एवरेजेस निकालते हैं। वो एवरेज दो सैंपल्स हमने लिए ना, दो के हमने देखा, तो दोनों एक की वैल्यूएशन अप्रोच 1 की नाइप बेजियन की और दूसरे नंबर पे KNN को देखा। तो अगर तो उनके जो आंसर्स आ रहे हैं और उनके हमने वो जो मेजर्स निकाले, वो दोनों का जो आपस का रिलेशनशिप है 10 के 10 जो हमारी रीडिंग्स आ रही हैं उनका ये जो स्टेटिस्टिकल प्रोसेसिंग करने के बाद अगर वो 7.732 और 0.767 के दरमियान आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि ये ओके हैं। और अगर वो इस रेंज से बाहर आ रहे हैं तो फिर हम कह देते हैं कि वो ठीक नहीं है, वो इस कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए ठीक नहीं। तो जितनी हमारे पास ये n की वैल्यू अगर आप देखें तो यहाँ पे n की वैल्यूज की वेरिएशन करके उन्होंने बताया, n अगर कम हो जाएगा, जो हमने वो देखा ना कि हमने एक ही ऊपर हमने कहा था कि 5000 पे उसने किया तो इतनी एक्यूरेसी आ रही थी। यस सर। और 30 पे दिया 30 पे किया था तो एक एक्यूरेसी ज्यादा एक्यूरेसी आ रही थी, है ना। तो अब ये देखो Yes, ये sir. वो 30 और 5000 जो है वो यहाँ पे 1000 और 100 में हमें नजर आ रहा है। तो इसमें आप देख लो कि वो कॉन्फिडेंस इंटरवल जो है वो हमारा एक्सपेंड कर गया कि अगर आप इस पे 100 के ऊपर आप 75 को ही अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो फिर 0.691 और 801 की बात करें, फिर बड़ा इंटरवल लें ताकि आप इस कॉन्फिडेंस को छोटी इनपुट के साथ मीट कर सकें। जब आपकी इनपुट बढ़ गई है
क्रेडिबिलिटी भी बढ़ गई है, उस क्रेडिबिलिटी में फिर आपका ये जो मार्जिन है ये भी स्क्वीज कर गया, फिर हम ज्यादा इस कॉन्फिडेंस के हिसाब से बात कर रहे हैं। तो वो जो मार्जिन है वो हमारा जो, जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हम कह रहे हैं कि 1940s में बना, और यहाँ पे हम कह रहे हैं अगस्त 1940s में बना था, या 1947 के अगस्त में बना था, डेट नहीं है, ये इस नैयत की चीज। अब n इज इक्वल टू 10 हो गया उसी कॉन्टेक्स्ट में, तो ये देखो ये और ज्यादा एक्सपेंड कर गया, 0.881 इधर से भी बढ़ गया और इधर से 0.549 बढ़ गया। तो अगर इस लेवल का तुम्हें चाहिए कॉन्फिडेंस तो फिर ये मार्जिन और ज्यादा बढ़ाओ। पेयर्ड और अनपेयर्ड की बात समझ आ गई? यस सर ये आ भी गई। वैल्यूज जो है ना, ये हमारे जो क्लासिफायर्स हैं ये अक्सर ये वैल्यूज जो हैं ये कैलकुलेट करके देते हैं। इसके अलावा भी कुछ हमारे पास टेस्ट हैं, मैन मिटनी यू टेस्ट है, विल्कॉक्सन मैच है, तो ये वाले सारे के सारे जो है ना वो इसी नोयत के टेस्ट हैं जो कि रैंक वैल्यूज की बुनियाद पे करते हैं काम। ये सारी चीज की कुछ क्विक सी समरी है कि अगर वन ग्रुप है तो पाई स्क्वायर गुडनेस ऑफ फिट हम नॉमिनल डाटा के लिए लेते हैं, ऑर्डिनल डाटा के लिए विल्कॉक्सन लेते हैं, और ये पैरामीट्रिक टेस्ट जो है ऑर्डिनल इंटरवल रेशियो जो है वन ग्रुप टी टेस्ट। तो ये इसके खैर ये भी इस लेवल पे हम इस पे इसकी डिटेल में नहीं जाते, ये कंफ्यूजन ज़्यादा क्रिएट कर देगी। एनीवे जो आप में से मोटिवेटेड लोग हैं उनके लिए ये सिर्फ क्योंकि ये स्लाइड्स में मौजूद है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये वाले डिफरेंट तरह के ये जो स्टेटिस्टिकल टेस्ट हैं, इन चारों का मकसद क्या है कि हम कितने कॉन्फिडेंस से बात कर सकते हैं। तो हर मॉडल के लिए आप उसका कॉरेस्पॉन्डिंग कॉन्फिडेंस भी निकाल लें तो वो भी एक कंपैरिजन का हमारे लिए अच्छा नोशन बन सकता है कि दो मॉडल्स में से कौन सा निस्बतन बेहतर काम कर रहा है। ये आप देख रहे हैं ये 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए 60.224 और 62.58 इसने ये निकाल दी। तो ये हमारी ना ऑटो कैलकुलेटेड वैल्यूज आराम से निकल आती हैं। ये जो आप में से मोटिवेटेड लोग हैं वो बेशक ये टी टेस्ट वगैरह की ना वीडियोस आप सुन लीजिएगा उससे यूट्यूब से, उस पर पाकिस्तानियों ने भी, ये पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं उन्होंने बड़ी अच्छी वीडियोस टी टेस्ट की और पेयर्ड अनपेयर्ड और टू टेल टी टेस्ट और इस तरह काफी सारी वैरायटी ऑफ टी टेस्ट हैं उनके बारे में उन्होंने बताया हुआ। अच्छा जो और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है ये हमारे प्रिसिजन रिकॉल कर्व्स होते हैं, प्रिसिजन रिकॉल कर्व। तो प्रिसिजन भी 1 होनी चाहिए, रिकॉल भी 1 होनी चाहिए, तो आइडियली हमें यहाँ पे कहीं फॉल करना चाहिए इस जगह। इसका मतलब यह है कि ना मेरा कोई फॉल्स पॉजिटिव है ना मेरा कोई फॉल्स नेगेटिव, ये जो मैंने क्रॉस लगाया है। लेकिन इन प्रैक्टिस ऐसा होता नहीं है। इन प्रैक्टिस क्या होता है कि रिकॉल को 100% अचीव करते करते हम अपनी प्रिसिजन गिरा देते हैं। रिकॉल 100% का मतलब ये जरा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल में ज्यादा सही समझ आ जाता है कि मिसाल के तौर पे आपने गूगल पे एक क्वेरी लिखी कोई भी, उस क्वेरी के अगेंस्ट आपके 5321 डॉक्यूमेंट्स थे जो कि गूगल पे पड़े हुए थे इंटरनेट पे और वो रिट्रीव होने चाहिए। तो 5321 में से कितने रिट्रीव हुए? हमने ये देखा कि जो पहले 50 है ना, ये वाले यहाँ तक, ये सारे के सारे सही डॉक्यूमेंट्स, रेलेवेंट भी थे और रिट्रीव भी हो गए। इसके बाद जब हम और ज्यादा हमने कहा कि डॉक्यूमेंट्स आए तो उसके साथ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स भी आने शुरू हो गए। लाइन जो है ये 1 से नीचे आनी शुरू हो गई। तो इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आते जाएंगे तो वो लाइन नीचे आती जाएगी आती जाएगी आती जाएगी। करते करते जब हमने 5000 डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव कर लिए तो हम यहाँ तक पहुंच गए। यहाँ तक से हमारे 5000 डॉक्यूमेंट्स आ गए। अभी हमने और लालच किया, हमने कहा कि यार मुझे पूरे फुल फ्लैग 3000 ये 5321 ही चाहिए, 321 अदर डॉक्यूमेंट्स भी मुझे चाहिए। तो हर एक रेलेवेंट डॉक्यूमेंट निकालते निकालते मेरे बहुत सारे एक बल्क ऑफ इररेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स मेरे सामने आ जाता था। फिर एक और निकलते 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 वो 321 तो आ गए। लेकिन उसमें क्या हुआ कि मैंने
6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स एक्चुअली रिट्रीव कर लिए। कितने कर लिए? 6 मिलियन सर। 6 मिलियन डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव किए, तो उसमें से 5321 मेरे सही थे। तो ट्रू पॉजिटिव कितने हुए? ये सर ट्रू पॉजिटिव 500 जो तो इतने ही होंगे ना, इससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकते। तो जब मैंने सारे ही कर लिए तो ट्रू पॉजिटिव मेरे इतने होंगे। अगर मैं 50 पे ही रुक जाता, 50 पे ही, तो फिर क्या होता? ट्रू पॉजिटिव 50 होते हैं। यस सर। ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव कितने होते हैं? कोई भी नहीं। यस सर 0 होते हैं। फॉल्स पॉजिटिव मैंने किसी को कहा? मैंने तो जो लेके आया उसमें से तो ट्रू नेगेटिव कितने थे? गूगल पे से 1 बिलियन डॉक्यूमेंट्स पड़े थे, 1 बिलियन। तो उसमें से 1 बिलियन माइनस दिस नंबर, वो तो सारे ही ऑलमोस्ट 1 बिलियन के करीब ही बन जाना है ना। उसमें बिलियन में से 5000 निकाले तो बीच में से क्या निकला? कुछ भी ना निकला, है ना। और फॉल्स नेगेटिव, फॉल्स नेगेटिव कौन से होंगे? जिनको मैंने नेगेटिव कहा और वो गलत कहा। तो नेगेटिव तो मैंने किसी को कहा ही नहीं, तो वो 0 होगा। ये फॉल्स पॉजिटिव जो है ये होंगे, ये कितने होंगे? इसमें से 50 माइनस कर दें तो ये 5400 और कितने बन जाएंगे? 71, ये सॉरी 270, 4 नहीं 2, ये इतने फॉल्स पर। तो ये हमारे जब ये वाले सिनारियो बनेगा तो ये सिनारियो पहले 50 के लिए, और जब मैं सारे ही ले आऊंगा तो फिर उसके अंदर आप देखें तो ट्रू नेगेटिव, ये फॉल्स नेगेटिव कितने बन गए, है ना। या ये जो फॉल्स पॉजिटिव हैं, ये जो जितने कितने ये इनको बल्कि हमें क्या कहना चाहिए, ये वो वाले हैं जो कि आने चाहिए थे और नहीं आए। तो ये फॉल्स नेगेटिव हैं, इसको फॉल्स नेगेटिव कहना चाहिए और इसको फॉल्स पॉजिटिव कहना चाहिए। तो जब मैं 6 मिलियन ले आऊंगा तो मेरे फॉल्स पॉजिटिव्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे, है ना। तो मैंने 6 मिलियन को पॉजिटिव कहा कि ये दीज शुड बी द आंसर्स, लेकिन 6 मिलियन में से एक्चुअल आंसर कितने थे सही? 5321 सर, है ना। तो फॉल्स पॉजिटिव मेरे कितने ज्यादा हो जाएंगे इस सूरत। तो फॉल्स पॉजिटिव जो कि पहले कोई भी नहीं था, अब मेरे पास तकरीबन 6 मिलियन के करीब फॉल्स पॉजिटिव हो जाएंगे। 6 मिलियन से ये सिर्फ 5000 कम, है ना। 60 लाख है तो 59,95,000 फॉल्स पॉजिटिव बन गए। तो जितने मैं ये वो करता हूँ कि मेरे जो सारे करेक्ट क्लासिफिकेशन की तरफ जाने की कोशिश करता हूँ, तो उतने ही मेरे गलत आंसर्स भी आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जब मैं अपने, और इस केस में फिर ट्रू पॉजिटिव कितना हो जाएगा? इस केस में ट्रू पॉजिटिव पूरा हो जाएगा। दूसरे केस में ट्रू पॉजिटिव 5321 पूरा हो जाएगा। तो ट्रू पॉजिटिव को बढ़ाने के केस में हम एक्चुअली कर क्या रहे होते हैं? ट्रू पॉजिटिव को बढ़ाने के केस में हम अपने जो फॉल्स पॉजिटिव्स हैं उनको बहुत ज्यादा बढ़ा लेते हैं। ये बात समझ आ रही है? यस सर। यस कि सर जब आ मैंने रही। ये सारे के सारे मेरे सही क्लासीफाई हों कि ट्रू पॉजिटिव मेरे ठीक हो जाएं, तो वो सबसे आसान एग्जांपल इसी की होती है, ये लॉजिस्टिक रिग्रेशन। इसलिए मैं बार बार दे देता हूँ कि अगर मैं थ्रेशोल्ड अपनी इधर नीचे ले आता हूँ तो इसका मतलब है कि ये बहुत सारे को पॉजिटिव कहना शुरू कर देगा, तो ये खाता मेरा पूरा हो जाएगा। 5321 मेरे पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस 5321 के साथ ये इतना इजी फिल्टर है कि इसके अंदर सारे डॉक्यूमेंट से निकलने शुरू हो जाएंगे करेक्ट की तरफ, है ना। और अगर मैं इसको फिल्टर को इधर ले आता हूँ प्लस ये जो थ्रेशोल्ड वाला है, तो फिर ये 50 वाली सूरत बना दे कि बहुत ही कुछ सही होगा तो वो इस फिल्टर को क्रॉस कर सकेगा, वरना नहीं कर।
तो हमें इसको कहीं दरमियान में एडजस्ट करना होता है। समझ आ गई ये बात? तो इसकी बुनियाद पे हम अपना प्रिसीजन और रिकॉल कर्व बना रहे हैं। तो असल में जो हमारे प्रिसीजन और रिकॉल के फॉर्मूले हैं उनको अगर हम देखें वापस जाके, यहाँ है कहीं प्रिसीजन और रिकॉल का फॉर्मूला, ये है। तो प्रिसीजन जो है वो फॉल्स पॉजिटिव्स ज्यादा होंगे, फॉल्स पॉजिटिव्स जब ज्यादा होंगे तो हमारी जो उससे प्रिसीजन की वैल्यू को फर्क पड़ेगा, ठीक है। और रिकॉल जो है वो जब हमारे फॉल्स नेगेटिव ज्यादा होंगे तो उससे रिकॉल की वैल्यू गिरेगी, ठीक है। फॉल्स नेगेटिव जब हमारे ज्यादा होंगे, ये वाला। तो इस तरह से हमारी प्रिसीजन और रिकॉल जो है वो दोनों चलते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में फिर क्या होता है कि हम डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स पे ये ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट निकालते हैं। तो ट्रू पॉजिटिव रेट जो है वो ये प्रिसीजन के मुताबिक वाला ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स नेगेटिव। और फॉल्स पॉजिटिव रेट क्या है? फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव। तो फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट ये दो हमारे पास होता है कि हम जो हमारी बेसिक स्टैटिस्टिक्स हैं उनसे हम निकालते हैं। तो डिफरेंट थ्रेशोल्ड पॉइंट्स पे हम ये निकालते हैं। तो हर एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे हम ये निकालने की कोशिश करते हैं। इसके कॉन्टेक्स्ट में हम एक आरओसी कर्व ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो फॉल्स पॉजिटिव ये हैं, ट्रू पॉजिटिव ये हैं। तो हम हमारे लिए क्या चीज होगी? हमारे फॉल्स पॉजिटिव भी कम से कम हो और ट्रू पॉजिटिव भी मैक्सिमम हो। तो आप ये देखें कि ये 0 पे चल रहा है और ये भी 0 से 1 तक जा रहा है। तो फॉल्स पॉजिटिव बनने का क्या मतलब है? कि गड़बड़ हो रही है। ट्रू पॉजिटिव बनने का मतलब क्या है? कि बेहतरीन काम हो रहा है। यस सर, बेहतरीन काम हो रहा। ठीक है, ट्रू पॉजिटिव ज्यादा होने चाहिए ना। तो ट्रू पॉजिटिव को हम ज्यादा से ज्यादा करने के चक्कर में इस तरह से चलते हैं। तो आइडियली हम हमें यहाँ पे कहीं खड़े होना चाहिए इस केस में। ये रिमेंबर, ये एक डिफरेंट कर्व है। इस कर्व के अंदर ये आइडियल है कि फॉल्स पॉजिटिव कोई भी ना हो, ट्रू पॉजिटिव ज्यादा से ज्यादा हो। तो फिर क्या होता है कि हम डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स पे ये फॉल्स पॉजिटिव रेट और ट्रू पॉजिटिव रेट निकालते हैं। इसी तरह ये जो है ना, ये हमने इस थ्रेशोल्ड पे भी निकाला, इस थ्रेशोल्ड पे भी निकाला, इस थ्रेशोल्ड पे भी निकाला, इस पे भी निकाला, इस पे भी निकाला। तो करते 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 हमें पता, हम उसको फिर वो यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें से फिर जो जो वैल्यूज आती हैं उनको हम कर्व को मिलाने की कोशिश करते हैं। तो जो जो इसके करीब 3 वाली चीज होती है वो हम समझते हैं कि ये वाली जगह जो है ना ये बेस्ट है। आइडियल के करीब 3 ये जगह है। अच्छा, ये वाली जो लाइन है ये रैंडम है कि अगर हम रैंडमली किसी चीज को, अगर हमारे इक्वल इंस्टेंसेस है ना दोनों क्लासेस के, जो डाटा सेट है वो बराबर है, तो हम उसको रैंडमली क्लासीफाई कर रहे हैं, किसी को पॉजिटिव में, किसी को नेगेटिव में, किसी को पॉजिटिव में, किसी को नेगेटिव में। तो ये ब्लू लाइन बननी चाहिए, ठीक है, जो दरमियान में है, ये डायगोनल लाइन में। तो अगर कोई कर्व इस तरह का आ रहा है तो वो रैंडम से भी घटिया कर्व। फिर हम क्लासिफिकेशन एल्गोरिथम अप्लाई ना करें, टॉस करें, जो भी इंस्टेंस आ रहा है उसको टॉस करके कोई एक क्लास असाइन कर दें। तो ये ब्लू लाइन वो है कि हमने कोई प्री प्रोसेसिंग नहीं की, कोई कुछ नहीं किया, किसी को भी कोई भी क्लास असाइन कर। समझ आइए बात? यस सर। तो ब्लू लाइन जो है वो हमारी रैंडम लाइन। तो रैंडम लाइन को अगर हम इम्प्रूव करते हैं, जो ऊपर इसके कर्व रहे तो वो बेहतर है, और इससे जितना ऊपर रहे उतना ही अच्छा है। समझ आ गई ये बात? यस सर। सर अगर आप अलाउ करें तो मैं क्लास लीव कर सकता हूँ? मैंने 12:30 हो गए, कसूर से लाहौर आना है। 1 मिनट बस ठहर दें। तो ये ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट के लिए हम ये आरओसी कर्व ड्रॉ करते हैं। ये आखिरी स्लाइड है, इसको देख लें और इससे समझ लें ये वाली सारी बात तो भी हम कह रहे थे कि ये लाइन जो है ये रैंडम वाली है। ये जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट क्या कह रहा है? ये रैंडम लाइन के ऊपर ड्रॉन है कि मैं कुछ भी किसी को इधर साइन कर दिया, किसी को उधर साइन कर दिया, तो ये रैंडम है। तो ये वाला जो है ये रैंडम की नोशन है। अच्छा, ए जो है वो ये वाला पॉइंट है। तो इसको अगर हम
इस तरह ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह की लाइन है, ठीक है। और सी जो है वो काफी बेहतर है, सी डैश जो है, सी डैश में ये कुछ इस तरह की लाइन बनी, तो ये सी डैश इनमें से सबसे बेहतर परफॉर्म कर, और ये जो ये वाला सी है ये तो बहुत ही इंफीरियर परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। ये इस तरह की चीज बनी, तो ये सबसे घटिया वो है हमारा क्लासीफायर, अगर कोई इस तरह से काम कर रहा है। ये बिल्कुल वो रैंडम, ये क्लासीफायर ना लगाएं और हम रैंडमली प्रोजेक्ट करना शुरू कर दें तो फिर भी ठीक है। ये कुछ बेहतर है और ये बेस्ट है। ये इस तरह से हम डिफरेंट थ्रेशोल्ड्स पे एक्चुअली इसको प्लॉट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो ट्रू पॉजिटिव जो है उसको सेंसिटिविटी कहते हैं, फॉल्स पॉजिटिव जो है उसको स्पेसिफिसिटी कहते हैं। तो ये 1 माइनस फॉल्स पॉजिटिव को हमने यहाँ पे किया हुआ है, तो फॉल्स पॉजिटिव ये 0 से 1 की तरफ जा रहा है, ठीक है। और ये भी, तो इसका मतलब क्या है, 1 माइनस स्पेसिफिसिटी करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि ये जगह जो है यहाँ पे, ये जगह जो है ये परफेक्ट की तरफ जा रही है कि ना हमारा कोई वो है फॉल्स पॉजिटिव है और ना ही हमारा जो सारे के सारे ट्रू पॉजिटिव। तो इस तरह से हम इस कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इस ये भी एक कर्व है, ROC कर्व इसे कहते हैं। तो ROC कर्व जो है उसमें हम फिर एरिया अंडर द ROC कर्व के बाद हम क्या देखते हैं, नेक्स्ट चीज एरिया अंडर द ROC कर्व, एरिया अंडर द कर्व। तो जितना एरिया इसके नीचे ज्यादा होगा उतना ही ये अच्छा कर्व होगा, जितना एरिया इसके नीचे होगा। फॉर एग्जांपल अगर ये कर्व यूं ड्रॉ हुआ है तो इसके नीचे ये एरिया है, और अगर ये कर्व यूं ड्रॉ हुआ हो तो किस कर्व के नीचे एरिया ज्यादा है, इस वाले के, है ना। तो जितना कर्व जो है वो हमारा इस तरह ऊपर को जाएगा और फिर राइट को जाएगा उतना ही हमारा कर्व बेहतर होगा। तो ये वाला जो ये इस तरह से हम कंपैरेटिव एनालिसिस फिर परफॉर्म कर लेते हैं, और इसकी फिर आगे इसमें एग्जांपल भी दी हुई है। ये आपको कर्व्स नजर आ रहे हैं, एक कर्व ये रेड वाला है और एक ये ब्लू वाला है। तो रेड वाला जो है वो छोटी वैल्यूज के लिए काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे ही बड़ी वैल्यूज आनी शुरू हो गई हैं, डाटा ज्यादा हो रहा है तो वो गड़बड़ कर रहा है। ब्लू वाला जो है वो बड़े डाटा के लिए बेहतर परफॉर्म कर रहा है और छोटे डाटा के लिए छोटी, अच्छा परफॉर्म यस सर। नहीं कर रहा। सर ये तो जो प्रेसिजन कर्व वाला काम, सर ये जो काम है सर ये भी डोमेन एक्सपर्ट्स परफॉर्म करेंगे या एज अ मशीन लर्निंग नहीं, ये एक्सपर्ट हम हमारा करेंगे, काम है? ये हमारा काम है। ये भी सारे कर्व्स जो है ना वो ड्रॉ हो जाते हैं, ये आप उसमें जाके देखिएगा कि ये कर्व्स कैसे ड्रॉ होते हैं। ROC कर्व जी सर। और AUC कर्व जो है वो कैसे ड्रॉ होते हैं आपके मॉडल्स के, वो भी आप देखिए, ठीक है। जी सर। तो ये कर्व आप देखें तो इन कर्व्स को ड्रॉ करके फिर आप दो मॉडल्स को कंपेयर कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हम ये देख रहे हैं ना कि मॉडल्स को कंपेयर करके हमने देखना है। तो छोटी अगर हमारा डाटा सेट छोटा है तो फिर M1 को प्रेफर करें, अगर हमारा डाटा सेट ज्यादा है तो M2 को प्रेफर करें। तो यही है कि इसका कोई कंक्रीट आंसर नहीं होता कि कौन से मॉडल को यूज करें, वो फिर हमें सिचुएशनल चीजें देख के उसके मुताबिक फैसले करने होते हैं। एंड दिस इज हाउ वी गेट टू नो कि भाई क्या करना। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज वन थिंग, और ये जो कर्व्स हैं ट्रू पॉजिटिव रेट और फॉल्स पॉजिटिव रेट, जिसको सेंसिटिविटी और स्पेसिफिसिटी से हम एट्रीब्यूट करते हैं, और उनकी डिफरेंट थ्रेशोल्ड वैल्यूज पे उसको मेजर करके ये वाले कर्व्स ड्रॉ होते हैं। और ये कर्व्स जो हैं ये फिर जितना एरिया अंडर द कर्व ज्यादा होता है वो वाला कर्व हम बेहतर कंसिडर करते हैं। और अगेन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि सिर्फ एरिया अंडर द कर्व नहीं देखना, अगर डाटा सेट कम है तो फिर उस सूरत में M1 निस्बतन बेहतर, क्योंकि ये देखो ये बहुत ही घटिया यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है इसकी निस्बत। तो इस हद तक अगर हमने चलना है शुरू में के कुछ कंसिडर करने हैं तो फिर ये वाला रेड वाला सही है, और अगर आगे ज्यादा डाटा तक जाना है तो फिर ये सही है, ठीक है। स्मॉल FPR के लिए M1 बेटर है और लार्ज FPR के लिए फॉल्स पॉजिटिव रेट के लिए M2 बेटर है। With this we come to the conclusion of this evaluation section. तो ये इसमें काफी रिगरस डिस्कशन हमने कर ली है। तो मेरे ख्याल में ये वाला जो लेक्चर है दो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से समझना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप फिर जब आपने एक्चुअली तो आपने अप्लाई करना है और उसको एनालाइज करना है, तो अप्लाई करके एनालाइज करना ये इसी चीज़ से हमें समझ आता है जो डिस्कशन हमने इन दो लेक्चर्स में की। तो अगली क्लास में ऐसा करते हैं कि एक क्विज भी रख लेंगे इसी एवेल्यूएशन सेक्शन का, तो आप तैयारी करके आइए। ठीक है जी, फिर लेट्स कंक्लूड इट। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। सर
जी जी सर हम डायमेंशनलिटी रिडक्शन पढ़ेंगे वो पीसी और एलडीए एल्गोरिथम्स वगैरह। डायमेंशनल रिडक्शन, यस सर। हाँ वो भी पढ़ लेंगे अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो। वो सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन देख लेंगे, पीसीए को भी देख लेंगे अगर टाइम मिला तो, एक तो जरूर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो इसके बाद ठीक है हम सर। क्लस्टरिंग देखते हैं, ये इसी तरफ जाते हैं, डायमेंशनल रिडक्शन थोड़ी सी देखते हैं और एक क्लस्टरिंग का एल्गोरिथम करते हैं, फिर सर टेक्स्ट वो क्लासिफिकेशन। सर आपने टेक्स्ट इमेज वो उसका भी कहा था, टेक्स्ट उसका डेटा सेट उस पे कैसे रन करना। क्या कह रहे हैं? सर आपने टेक्स्ट पे भी डेटा सेट का कहा था, टेक्स्ट पे भी हम देखेंगे मॉडल्स हाँ कैसे हाँ रन बिल्कुल होते हैं। बिल्कुल, टेक्स्ट पे भी देखेंगे। तो टेक्स्ट के लिए भी इंशाल्लाह मैं देखता हूँ, टेक्स्ट के या तो लेक्चर्स पहले कर लेंगे एक दो, और बाद में ये क्लस्टरिंग और उस पे चले जाते हैं। ये जो डायमेंशनल रिडक्शन के बाद में चले जाते हैं, पहले टेक्स्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों ने जो प्रोजेक्ट्स करने हैं वो आप कर लें। जी सर। ज्यादातर लोगों के टेक्स्ट पे ही होंगे तो अगली क्लास से हम ऐसा करते हैं कि टेक्स्ट क्लासिफिकेशन को थोड़ा सा दो लेक्चर 3 लेक्चर जितने भी उससे बनते हैं वो कर लेंगे, फिर क्लस्टरिंग और डायमेंशनल रिडक्शन कर लेंगे, और अगर वक्त मिला तो रीइंफोर्समेंट लर्निंग का एक आधा लेक्चर कर। तो अब हमारे ओके सर। 5 लेक्चर रह गए तो उसमें यही होगा। ठीक है, जी सर। ओके जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।